1857 की क्रांति, इसको बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग दृष्टि से भी देखने की कोशिश की है और ये बिल्कुल असर पड़ता है कि इतिहासकार किस दृष्टि से इतिहास को देख रहा है। किसी के लिए वो हिंसा की वारदात हो सकती है, किसी के लिए वो विद्रोह हो सकती है, किसी के लिए वो क्रांति हो सकती है। ये नजरिए का फर्क है और इतिहास सिर्फ इतिहासकार की दृष्टि से ही नहीं देखा जाना चाहिए, या कहा जाए कि इतिहास आम आदमी की दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। और अगर बात करूं, जो विषय आज का है, हम सब यहाँ पर शहीदों को नमन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को हम याद करते हैं, जब पूरे देश में विद्रोह हो रहा था, जिसको लोग विद्रोह कह रहे हैं। और उसके बाद और उसके पहले क्या क्या घटित हो रहा था, उस पर भी अगर हम नजर डालेंगे तभी शायद 1857 को हम समझ सकते हैं। और अगर देखा जाए तो 1857 का जो विद्रोह है या क्रांति है, वो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विभाजक रेखा है। और इलाहाबाद वासियों के लिए अगर बात की जाए तो वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती। उसके पीछे कारण है। 1857 को जब हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहली बात जो हमें दिखाई पड़ती है कि उस क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। भारत में शांति के पुनर्स्थापित होने से पहले ही ब्रिटिश संसद ने 2 अगस्त 1858 को भारत में बेहतर कानून शासन व्यवस्था के लिए कानून पारित किया, जिसमें कहा गया कि महारानी विक्टोरिया को ब्रिटिश भारत की महारानी घोषित किया और एक भारत सचिव की नियुक्ति का प्रावधान किया, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। यह कानून 1 नवंबर से लागू होना था और उसी दिन महारानी ने एक घोषणा जारी की जिसने धार्मिक सहिष्णुता का वादा किया और भारत पर उसके स्थापित रीति रिवाजों के अनुसार शासन का प्रस्ताव भी किया। 1 नवंबर की यह घटना जो 1857 में घटित होनी थी, हम सब ने भी इलाहाबाद में रह करके जिस जगह पर वो चार्टर पढ़ा गया था, उस जगह की यात्रा की है और लोगों के साथ मार्च भी निकाला है। और वो दिन मुझे याद आता है जब शाम के समय हम सब मार्च निकाल रहे थे और आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राम प्रकाश सिंह सर भी हम लोगों के साथ थे, लेकिन कुछ वारदात ऐसी घटित हुई कि हम सब वहां तक नहीं पहुंच पाए। वो जगह इलाहाबाद के मध्य में जो स्थित कंपनी राज का प्रतीक है, कंपनी बाग, जिसे आज हम चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से भी जानते हैं, वहां पर। लेकिन 1857 की क्रांति की जब बात की जाती है तो उसको विस्तार से देखने की जरूरत है। उस इतिहास के पन्ने को भी पलटने की जरूरत है कि आखिर इतना महत्व 1857 की क्रांति को क्यों दिया जाता है, आखिर उससे हमको क्या प्रेरणाएं मिल सकती हैं। और जब क्रांति की बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि भारतीय समाज, भारत की जनता कहीं बहुत ज्यादा दबाई गई होगी, कुचली गई होगी। और हम अक्सर जो है, कहा जाए
तो जो इतिहास भी पढ़ते रहे वो इतिहास ब्रिटिश हुकूमत के समय में लिखा गया इतिहास था। और ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो था उसने लंबे समय तक यह दिखावा करके कि यह प्रबुद्ध तानाशाही थी और शासितों की भलाई के लिए स्वयं को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने केवल बड़े पैमाने पर जीत एवं धोखे के साथ ही विजय प्राप्त नहीं की, परंतु असहमति का क्रूरता पूर्वक दमन करके विद्रोहियों एवं भगोड़ों को फांसी देकर एवं निपुण बुनकरों के अंगूठे काटकर, आखिर अंगूठे काटे क्यों गए, उसके पीछे भी सोची समझी साजिश थी, ताकि वे उस महीन कपड़े का उत्पादन न कर सकें जिसके सामने ब्रिटेन के निर्माता अकुशल दिखाई देते। और इस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत ने अपना सर्वस्व, अपना वर्चस्व बनाए रखा। 1857 की क्रांति को अथाह पशुता से कुचला गया, जिसमें सैकड़ों विद्रोहियों के तोपों की नालों से चिथड़े उड़ा दिए गए अथवा उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। महिलाओं व बच्चों की सामूहिक हत्याएं की गई। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ब्रिटिश महिलाओं व बच्चों की हत्याओं के प्रतिकार के रूप में और 1 लाख से अधिक जानें चली। अनेक लोगों को ब्रिटिश पाशविकता इस मायने में विरोधाभासी प्रतीत होती, क्योंकि वो मानते हैं कि ब्रिटिश आखिरकार भद्रता, शालीनता और विनम्रता का पर्याय है। वे प्रतिभा न कि बंदूकों के बल पर विजय प्राप्त करते हैं। निश्चित ही वे कांगो में हत्यारे बेल्जियन की भांति व्यवहार नहीं कर सकते, पर उन्होंने ऐसा किया, हर समय नहीं, और किंग लियोपोल्ड के अनैतिक हत्यारों की निरंतर एवं अमानवीय पाशविकता से नहीं, किंतु वे इस आधारभूत नियम का अपवाद नहीं कि साम्राज्यवाद स्वयं को पाशविक शक्ति से लागू करता है। पाशविकता ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक अभियानों का प्रारंभिक भाग। 1857 की क्रांति के दौरान हजारों क्रांतिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, मारे गए। जनरल जेम्स स्मिथ नेल इलाहाबाद एवं कानपुर दोनों स्थानों पर विशेष रूप से रक्त पिपासु था। सर ह्यूज रोज ने झांसी में भी यही किया, जहां दुर्जय रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोही नगर के निवासियों को कोई भावुकतापूर्ण राज्य क्षमा प्रदान किए बिना लगभग 5000 नागरिकों को मौत के घाट उतारा। जब दिल्ली को दूसरी बार जीता गया तो नृशंस बर्बरता दिखाई गई। केवल एक ही क्षेत्र कच्चा चीला में लगभग 1479 निवासियों को मार डाला गया। एक युवा अधिकारी ने दर्ज किया कि प्रत्येक व्यक्ति को गोली से उड़ा देने के आदेश दिए गए। यह बिल्कुल हत्या थी। इतने अधिक नागरिक मारे गए थे कि एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार प्रत्येक गली में शव जलते सूरज की गर्मी में सड़ रहे। मस्जिदों में छिपे शरणार्थियों को निकालकर फांसी के तख्तों पर लटका दिया गया। अनेक लोगों का फांसी दिया जाना सामान्य था। इलाहाबाद में भी चौक में स्थित नीम का पेड़ आज भी उसकी गवाही देता है। 5 लाख की आबादी वाली मुगल राजधानी दिल्ली निर्जर खंडहर में बदल दी गई। और ये जो 1857 की बात हो रही है, ये क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, इसके पीछे भी एक लंबी प्रक्रिया रही है। एक बार ही ऐसा तो नहीं हुआ। और इसके बारे में आज के मुख्य वक्ता विस्तार में बताएंगे कि क्या स्थिति हुई। लेकिन अगर कहा जाए कि 1857 की क्रांति के विरुद्ध खुली क्रांति शुरू होने तक 20 करोड़ से अधिक लोगों की नियत, और जब मैं 20 करोड़ कह रहा हूं तो सिर्फ
हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे विश्व में जो शासन था उसकी बात कि 20 करोड़ से अधिक लोगों की नियति की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। वही उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का निर्धारण करती थी। वह समाज और शिक्षा को एक नया स्वरूप प्रदान कर रही थी, रेलवे की शुरुआत कर रही और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के उद्घाटन के लिए धन उपलब्ध करवा रही। यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा एवं कंपनी के शासन का एक चौंकाने वाला अप्रतिम उदाहरण। और जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था, उसका लाभ आकाश को छूता रहा तथा निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश एक बड़ी धनराशि होती। ब्रिटिश निवेशकों में एक लोकप्रिय स्टॉक बन गई थी। इसकी कुव्यवस्था एवं दमन का अंत जब 1857 की क्रांति के रूप में हुआ, तो इस क्रांति को भारतीय इतिहासकारों ने स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई की संज्ञा दी, परंतु स्वयं ब्रिटिश शासकों ने इसे मात्र सैनिक बगावत का नाम दिया। इसके बाद ब्रिटेन की महारानी ने अपने विशाल साम्राज्य में ज्यूल इन द क्राउन कहे जाने वाले भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और लक्ष्य पहले के समान ही रहा, ब्रिटेन का लाभ। और एक जो महत्वपूर्ण पहलू है जिसके लिए विशेष रूप से हमने आरपी सिंह सर से कहा था कि वो जरूर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि उसको ध्यान में रखते हुए हम देखें कि जो राजनीतिक तंत्र है वो आज तक उसी व्यवस्था पर कहीं ना कहीं कायम है। 1857 में हिंदू और मुसलमान सैनिकों के एक साथ बगावत करने और उनकी समानांतर लड़ाई के दृश्य एक दूसरे के शासन में एकजुट होने के इच्छुक और अशक्त मुगल शासक के प्रति संयुक्त निष्ठा की शपथ ने बरतानवी शासकों को सचेत कर दिया। उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में देर नहीं लगी कि दोनों समूहों यानी हिंदू और मुसलमान के बीच दरार खड़ी करके उन्हें एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर देना साम्राज्य को बिना किसी चुनौती के जारी रखने का सर्वाधिक प्रभावी उपाय था। 1859 में ही बंबई के बरतानवी गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टोन ने लंदन को सलाह दी थी कि डिवाइड एट इम्पेरा एक प्राचीन रोमन कहावत थी और यह हमारी होनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए वह पूर्णतः सही नहीं था। यह कहावत रोमवासियों की इजाद की हुई नहीं थी, अपितु मैसिडोनिया के फिलिप द्वितीय ने की थी। परंतु कुछ दशक बाद सर जॉन स्टार्ची ने मत व्यक्त किया कि भारत में शत्रु प्रजातियों का अस्तित्व भारत में हमारी राजनीतिक स्थिति के लिए अनिवार्य है। अगर हमें राजनीतिक सत्ता में बने रहना है तो हमें जगह जगह पर लोगों के बीच में शत्रुता बनानी पड़ेगी, कायम करनी पड़ेगी। 1857 की ये जो क्रांति है वो समाज में एकजुटता की भावना को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है। और जब इतने व्यापक स्तर पर बातचीत हो रही हो और काफी लोगों ने कहा कि ये एक आंदोलन ना हो करके बहुत सारे आंदोलनों का समन्वय था, तो वो बात भी सही है। तो कहीं कुछ विरोधाभास भी हो सकते हैं, लेकिन यह एक कहा जाए तो जाति धर्म से परे एक कंपनी राज के खिलाफ भारतीयों की क्रांति। तो बहुत समय आपका लिया है और आप सब जो है डॉक्टर राम प्रकाश सिंह सर को सुनने के लिए आए हुए हैं। मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगा कि इस चर्चा को वो आगे बढ़ाएं। सब नमस्कार सुखनील जी, मैं ऑडिबल हूँ? जी बिल्कुल, आवाज आप जा रही है? बढ़िया जी जी। तो समस्त मित्रों,
जो भी मुझे सुन रहे हैं अथवा भविष्य में सुनेंगे, जैसा स्वप्निल जी ने कहा है कि वो मुझे YouTube पर डाल देंगे, तो उन सबको भी प्रणाम। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हम सब बैठे हुए हैं। मुझे याद आ रहा है कि इलाहाबाद में प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा जी के नेतृत्व में हम कितनी बार नीम के पेड़ तक गए हैं आज के दिन, और हर साल के लिए एक जश्न हुआ करता था। लेकिन है वो पहले की बातें हैं। मैं स्वप्निल जी से बार बार यही पूछ रहा था कि आखिर इसमें हम लोग किस तरीके की बात करें। हमारे पास 150 साल से ऊपर हो गया, और या तो हमारे पास एक ही है कि हम वो विरुदावली गाते हुए श्रद्धांजलि सभा के रूप में आज के कार्यक्रम को किया करें, और या तो फिर उसके निचोड़ में जाएं कि अगर हमारी कमियां थी तो क्या थी, किनकी वजह से ये फेल्योर हो गया, और कौन सी चीजें हैं जो हम आगे की तरफ न दोहराएं। क्योंकि इसमें तो चाहे हमारा पक्ष हो चाहे विदेशी पक्ष हो, किसी को भी मतांतर है ही नहीं है कि जिन लोगों ने लड़ाई की थी वो भी से लड़े थे। मित्रों, 4 प्रमुख चेहरे दिखाई देते हैं जो बाद में उभर के आते हैं युद्ध। महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नानाजी और कुंवर सिंह, ये बड़े नामों में से हैं। कुंवर सिंह की उम्र 80 साल थी। लक्ष्मीबाई 23 साल में मारी गई हैं, 19 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। नाना साहब और तात्या टोपे, आप देख रहे हैं महाराज, किसी की वीरता पर कोई संदेह नहीं है। सबने बड़ी ईमानदारी से इस युद्ध में, संग्राम में भाग लिया था, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। पर हमारे पास उससे एक बड़ा सवाल बनता है कि हम ये देख सकें कि इस आंदोलन के साथ सुविचारित रणनीति थी क्या? पहला सवाल। यह आंदोलन यूं ही घटित हो गया था, कुछ लोगों का आउटबर्स्ट था, गुस्से को न रोक पाना था, अथवा सुविचारित था? और यदि यह सुविचारित था तो इसके पीछे विचार क्या है? अगर यह सफल हो जाता तो भारत किस तरीके का बनता? खास तौर से जो भारत 1947 में बना है, 1915 में गांधी के आ जाने के बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन जिस तरीके से करवट लेकर के बना है, 47 की जो आजादी आई है, जिसमें हम 72 साल जी लिए हैं, 73 साल, यह जो भारत था, क्या ये 1857 का लक्ष्य था क्या? इससे उसका रिश्ता बनता है क्या? ये कई तरीके के सवाल हमारे बीच में उठते हैं। एक बहुत खास बात और है जिसकी तरफ स्वप्निल ने संकेत किया 1857 के संघर्ष की, कि उस संघर्ष में हिंदू मुसलमानों में कोई वैमनस्य नहीं दिखता। शासन मुसलमान के हाथ में है, बहादुर शाह जफर नाम मात्र के ही सही शासक हैं, और बहुतायत संख्या हिंदुओं की है, परंतु उस संघर्ष में कहीं दोनों में कोई गिरावट नहीं दिखता। क्या हम उस चीज को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाए? और वो हमारी आज की आवश्यकता भी है। मित्रों, मैं इसी तरीके से बातें सोच रहा था कि क्या किया जाए, और मैंने स्वप्निल से पूछा था कि जो बुजुर्ग लोग होंगे, मैं तो उनकी शरण में बैठ करके सीखा हूं, तो उनसे बात सुनना अच्छा लगता है, उनको सुनाना अच्छा नहीं लगता। जो कुछ जानता हूं उन्हीं से जानता हूं। युवा पीढ़ी बीच में आए तो अच्छा लगे, क्योंकि उसके साथ विचारों को शेयर किया जाए। मैं स्वप्निल का ऋणी हूं कि उनकी वजह से मैंने इस इतिहास को फिर से पढ़ा, और जब पढ़ा तो इस समय दो राय नहीं है दोस्तों, मेरे पास सूचनाओं का अंबार है, और विचार मुझे उत्तेजित कर रहे हैं कि मैं आपके साथ शिरकत करूं। कई सवाल बनते हैं, परंतु ये सब सोच ही रहा था और आपसे बात करने के लिए सोच रहा था, तब तक हमारे भांजे हैं वाराणसी में, वहां के कुशल सर्जन है, बड़ा ऊंचा नाम हो गया है, बहुत बड़े हैं, डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह। उन्होंने एक सवाल भेज दिया मेरे पास। मैंने कहा कि यह बहुत अच्छा होगा कि मैं उनकी सवाल से ही अपनी बात शुरू कर लूं। उन्होंने पूछा कि 1857 की इस स्वतंत्रता संघर्ष में सवर्ण भागीदारी जबरदस्त थी, 80% सवर्ण भागीदारी थी हिंदुओं में, जान देने वालों में। आखिर ओबीसी और एससी क्लास
उस आंदोलन में क्यों नहीं दिखाई देता है? एक अच्छा सवाल है उनका। और भारत में अक्सर जाति से जुड़े हुए सवालों से हम लोग परहेज करते हैं, भागते हैं, हम लोग उसका सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। परंतु मैंने उस सवाल के साथ जूझने का प्रयास किया और मैंने सोचा कि इस प्रश्न को देखा जाना चाहिए। मित्रों, मैं इसलिए थोड़ा सा आपको बैक में ले जाऊंगा। मेरा प्रयास 1857 के बाद का नहीं है। 10 मई तक आते आते मेरी बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी आगे की कहानी हम सबको ज्ञात है। मेरा प्रयास 1757 से लेकर 1857 तक का है। प्लासी के युद्ध से लेकर प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष जिसे कहा सावरकर ने हाईलाइट किया, वहां तक आने का है। इस 100 साल को देखने का है। इस 100 साल में ऐसा क्या घटित हुआ कि 1857 घटित हुआ। मैं बहुत उधर तो बहुत फास्ट चलूंगा। आपको याद दिला दूं, 1757 प्लासी का युद्ध आप सब परिचित हैं। मीर जाफर, मीर कासिम की कहानी और उनके करप्शन और वारेन हेस्टिंग्स का घूस देकर के सेना को अपनी तरफ मिला लेना, और उसकी वजह से बंगाल, उड़ीसा इत्यादि नवाब सिराजुद्दौला की हत्या भी होती है और वो परास्त भी होते हैं, और मीर कासिम मीर आ जाते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए आई थी वो शासन में आ जाती है, और उसके पास आ जाती है जमींदारी। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये उत्तर भारत आप इसमें रख लीजिए, हम आ गए इलाहाबाद इत्यादि, ये सब दिख रहा है, अवध। तो यहां तक की जमींदारी उसके पास आ जाती है और वो प्रकारांतर प्रच्छन्न रूप से इस खेल को करने लगती है। और यह पीरियड इसी में 1765, 16 अगस्त 1765 को इसी इलाहाबाद में शाह आलम अंग्रेजों को माल शासन करने का अधिकार ही पट्टे पर दे देते हैं। आप सोचिए कितना बुरा दौर है। अगर उस फोटो को आप देखिए तो उसमें शाह आलम की बॉडी लैंग्वेज बताती है जैसे किसी ने 10 जूते मार रखे हो, और उनसे शासन का अधिकार चाहिए। यानी जो की तरफ हमारे संकेत कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंधाधुंध पैसा कमा रही थी, तो अंधाधुंध यश और धन दोनों अर्जित कर रही थी, और वो बढ़ती जा रही थी और आगे बढ़ रही थी। 1833 तक, मैं 1757 से लेकर 1857 तक के इस पीरियड को दोस्तों दो भाग में बांटना पसंद करूंगा। एक 1757 से लेकर 1833 और दूसरा 1833 से लेकर 1857। हमारे भांजे साहब ने, डॉक्टर आशुतोष जी ने सवाल पूछा है, उसकी जड़ में 1757 से लेकर 1833 है। आपको आश्चर्य होगा कि इस पीरियड में अंग्रेजों ने अपना कोई भी सुधारवादी कार्यक्रम नहीं लिया। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं अभी बाहर हूं, क्लास होती तो हम लोग एक्सटेंड कर लेते, ऐसा नहीं है, मुझे समय कम है। मैं संकेत दे रहा हूं आपको। 1757 से लेकर के 18 सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बड़ी ताकत के रूप में ब्राह्मणिज्म को बढ़ाया पूरी तरीके से। और ब्राह्मणिज्म को बढ़ाने का तरीका ये रहा, वॉरेन हेस्टिंग लिखता है कि हिंदुओं के पास अपना एक कानून है। आवाज नहीं आ रही। सर आप अपना वीडियो ऑफ कर दें तो शायद आपकी आवाज स्पष्ट हो जाए। कुछ नेट की समस्या होगी। हम उनको फोन करके देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है।
हाँ स्वप्निल जी, हेलो। जी सर आवाज आ गई अब, ठीक है। स्वप्निल जी आवाज आ रही है अब आपकी। आ गई। जी बिल्कुल। यार ये बीच वाईफाई जुड़ा हुआ है ना, बीच बीच में नेट गायब हो जाता है, क्या हो जाता है। मैं इसको मोबाइल के नेट पर डाल दूं क्या? चलिए चलिए मैं उचित वो डाल दीजिए, उचित वो डाल दीजिए, क्योंकि बीच बीच हाँ में आवाज चली जाती है, तो वो जो एक फ्लो है बातचीत का वो कहीं जो है। हाँ यार, वो तो वही तो परेशान कर रहा है। और नहीं इस समय देखिए वो नेट काम नहीं कर रहा है और मोबाइल का नेट काम कर रहा है। मैं इसको डाल ही देता हूँ, समझ रहे जी बिल्कुल। हैं? ये जी बिल्कुल। देखिए, मैं उसको काट दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं मुझे ठीक। लगता था कि उससे रहे अब। सर आपकी आवाज फिर चली गई है। हाँ आप ठीक है। जी। अब ठीक है, मैंने हाँ उसको जी। डिस्कनेक्ट कर दी, ठीक है। जी होपफुल्ली अब बढ़िया। ये चलेगा, ये मेरे नेट का। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो जो ब्राह्मणिज्म है उसकी झलक पूरी दिख रही है। और 1833 के बाद का अंग्रेज दूसरा है। 1757 से लेकर 1833 तक का अंग्रेज दूसरा है। यह अंग्रेज ज्यों का त्यों स्वीकार करके बैठा हुआ है और यह ब्राह्मणिज्म को बढ़ावा दे रहा है। आपको आश्चर्य होगा, और ये खास बात मैं अपने भांजे साहब को, डॉक्टर आशुतोष जी को बता रहा हूं, कि हिंदुओं की तमाम जातियां, अहीर, कुर्मी, कायस्थ और जाट, शायद नहीं जाट नहीं थे, ये चार जातियां प्रतिबंधित थीं। यह सेना में इनका प्रवेश नहीं हो सकता था। यह सेना के लिए इन जातियों को का प्रवेश वर्जित था। इनको 1833 में जब इंडियन चार्टर लागू किया गया है, तब इन जातियों को सैनिक के रूप में आने की इजाजत दी गई। उससे पहले ये जातियां, सोचिए आप जरा, कि अगर यादव, कायस्थ इत्यादि तमाम जातियों को आप प्रतिबंधित रखेंगे तो ये उस मानसिकता को शो करता है केवल ब्राह्मण क्षत्रिय ही मूलतः शासन में जाते थे या मुसलमान थे सेना में। तो जब सेना में इनकी संख्या ही नहीं होगी, डॉक्टर ए.के. सिंह, तो फिर आपको 1857 के विद्रोह में 80% यही तो दिखाई देंगे। जब ओबीसी वहां है ही नहीं है, जब कायस्थ वहां है ही नहीं है सेना में, तो वो शासन में कैसे आपको विद्रोह करता हुआ कैसे दिखेगा? क्योंकि वो तो मूलतः सिपाही विद्रोह है। ये विद्रोह जनता से तो हुआ नहीं है, ये विद्रोह तो मूलतः सिपाही से हुआ है। हेलो, मैं स्वप्निल, हेलो जी सर। जी मैं सुन ऑडिबल हूं ना? ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल, नहीं होंगे तो मैं टोक दूंगा बीच में। जी। अच्छा ठीक है, आप टोकिएगा बीच बीच में, मुझे लगता है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ। और ठीक है, एनीवे नहीं एनीवे बढ़िया। ठीक है। चलिए, तो मैं ये कह रहा था इसलिए कि ये पहला सवाल जो हमारे डॉक्टर ए.के. सिंह ने पूछा था कि 80% तो थे, तो उनकी संख्या क्यों हुआ? अब मैं उनको जरा सा ये बताना चाहूंगा। 1815 में बंगाली सेना में 80% सैनिक उच्च सवर्ण थे। 1815 में बंगाल सेना यही कहलाती थी जिसमें कि मंगल पांडे भी थे और जिसने मूलतः विद्रोह किया था। तो बंगाल सेना डॉक्टर ए.के. सिंह में 80% सैनिक उच्च सवर्ण थे। जब 80% सैनिक उच्च सवर्ण होंगे, पता नहीं इसमें बाकी तो मुसलमान होंगे, फिर बाकी तो कुछ जब दूसरी जातियां है ही नहीं है। यद्यप 1833 में जब इंडियन चार्टर लागू किया गया और इन चारों जातियों को जिनका मैंने उल्लेख किया है उनको इजाजत दे दी गई कि नहीं, इनको भी शामिल किया जाएगा, ये गलत होगा किसी जात विशेष को रोक देना शासन में आने का। ये है कि हिंदुस्तान में जो शासन चला रहे थे वारेन हेस्टिंग्स इत्यादि के पीरियड से आकर के, उनका उद्देश्य था लूटपाट, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। इसलिए उनको लगा था कि हमें सुधार इत्यादि के काम में नहीं पड़ना चाहिए, हमें जो यथा स्थिति है उसका फायदा उठाना चाहिए। इसलिए वो ब्राह्मणों को खुश करके, हिंदुओं को खुश करके शासन चला रहे थे।
मुसलमानों को खुश करके चला रहे थे। तो जो विशिष्ट वर्ग था वो उनका सदस्य था सेना में। अच्छा, धर्म के प्रति इन लोगों का आग्रह बहुत था। हमारे यहाँ हालत ये थी कि आपने जैसे सुन रखा है कि महाराणा प्रताप का सेनापति मुसलमान था, हमारे अकबर का सेनापति हिंदू था। तो हमारे यहाँ सेनाओं में मुसलमान ठाकुर हिंदू हुआ करते थे, जिसका नमक खाते थे उसका हक अदा करते थे। तो जो सैनिक हमारे यहाँ अंग्रेजों के साथ, कंपनी के साथ काम करते थे, वो अपने को बड़ा प्रतिष्ठित मानते थे और बस उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ न की जाए, चाहे वो मुसलमान थे चाहे वो हिंदू थे। उनके साथ ये था कि जब वो शासन के साथ काम करें तो उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और यही जब छेड़छाड़ हुई है चर्बी के रूप में, तो आगे 57 के विद्रोह का कारण बनी है। मैं उस पर बाद में आऊंगा। तो शुरुआती दौर में, शुरू में अंग्रेज हर तरीके से संतुष्ट किए हुए था। 1833 में यहां से लेकर 1757 से लेकर और यथास्थिति का फायदा उठा रहा था। शाह आलम से सरेंडर हो चुका था। पूरी मालगुजारी वसूलना अंग्रेजों का काम था। मालगुजारी नहीं बल्कि शासन चलाना अंग्रेजों का काम हो गया था और शासन को पट्टे पर दे दिया गया था। यह सब शासन चलता रहा, परंतु अंग्रेजों के बीच में, ब्रिटिश में इसको लेकर के उनकी पार्लियामेंट में जबरदस्त चर्चा थी। मैं आपको इतिहासकारों के नाम दे सकता हूं। डी कौशाम्बी साहब लिखते हैं कि वहां पर घनघोर चर्चा इस बात को लेकर थी कि वो इस बात से इत्तफाकन गलत थे, वो इत्तेफाक नहीं करते थे वो कि वहां पर आप जाकर के कुछ खास जाति के लोगों के साथ ही समझौता करके काम करें, ब्राह्मणों को लेकर के काम करें, ये उचित बात नहीं है। आपको न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू करनी चाहिए। आप वहां पर न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू करें, सबके साथ समानता का व्यवहार करें, इक्वलिटी होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। जिस तरीके के क्रिश्चियनों में व्यवहार है उस तरीके का आग्रह ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनसे आता कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत में इस तरीके से काम करे। यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी का मन नहीं था वैसा करने का, क्योंकि इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहती थी, और उसने बार बार कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ के लोग नाराज हो जाएं, परंतु उसको आग्रह हुआ। और मित्रों, उसी अभियान के तहत आपने देखा होगा कि 1829 में सती प्रथा को रोका गया लॉर्ड बेंटिंग द्वारा। ये काम हो रहा है 72 साल आने के बाद। 1757 में आ चुका है अंग्रेज, प्लासी के युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है, परंतु सती प्रथा पर रोक लॉर्ड बेंटिंग के पीरियड में राजा राममोहन राय के सहयोग से बेंटिंग की अपनी 1828-29 में लगती है। ये सोच तो आप समझ सकते हैं, तब तक वो यथास्थितिवादी ही उसी तरीके की व्यवस्था चल रही है। सैनिकों में इतना आग्रह है यथास्थिति का अपने धर्म के प्रति कि 1824 में ये बैरकपुर जो छावनी है जहां पर मंगल पांडे था और जहां ये घटना घटित होती है, उस 1824 में उस बैरकपुर में 3 टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया। किस बात के लिए विद्रोह कर दिया? कि समुद्री यात्रा करके वो युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे, वो समुद्र की यात्रा नहीं करेंगे, इससे उनका धर्म जाता है। 3 टुकड़ियों ने किया है 1824 में, और 200 लोग मारे गए, 12 को फांसी हुई। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी घटना है। आज की तिथि में आप हंसेंगे, ये हो क्या रहा था? समुद्र की यात्रा करने के लिए आपको आश्चर्य होगा, 1779 में 1779 में जब कलकत्ता से फौज को भेजना पड़ा मुंबई वहां के विद्रोह को दबाने के लिए, तो वायसराय ने बहुत लंबा थल मार्ग अपनाया, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि जल से सेना को भेज दे, क्योंकि सैनिकों में विद्रोह हो जाएगा। सैनिकों के पास विकल्प था कि वो जल मार्ग का प्रयोग उनसे नहीं करेंगे और उनसे ये सुविधा नहीं ली जाएगी, उनसे ये काम नहीं करवाया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी आजादी थी। 1833 में जाकर के, मैं बाद में आता हूं, पहली बार अंग्रेजों ने एक्शन लिया कि नो, दिस इज नॉनसेंस, सबको हर तरीके से यात्रा करनी होगी, समुद्री यात्रा से कौन अपवित्र हो जाएगा, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। तो धीरे धीरे जो ये सिद्धांत जब आया है उसका बड़ा असंतोष हुआ, लेकिन उससे पहले हो रहा है कि जब 1757 से लेकर के 1833 तक में ब्राह्मणिज्म हावी है, ब्राह्मणों का सेना में वर्चस्व है। ब्राह्मण से मेरा मतलब सवर्ण से है,
और ब्राह्मणों के द्वारा सवर्णों की नियुक्ति हो रही है। मैंने आपको बता ही दिया कि 1815 में 80% सवर्ण हिंदू हैं सेना में, 80%, 80। अब 20% मैं समझता हूं बाकी मुसलमान होंगे, ओबीसी एससी तो होंगे नहीं वहां। तो ये है, और इस तरीके, और इतना ही नहीं है, आपको आश्चर्य होगा, इन सैनिकों के लिए हिंदू वेश्याएं, सवर्ण वेश्याएं उपलब्ध करा दी जाती थी। इन सैनिकों के लिए अलग से स्वपाक की व्यवस्था थी, इनको खान पान के लिए अलग से अनाज दिया जाता था, अलग बर्तन था, इनको पूरी इजाजत थी कि अपना छुआछूत का व्यवहार मेंटेन करते हुए, अपने को स्वतंत्र रखते हुए ये अपने सैनिक कर्म को करें। अर्थात अंग्रेज कतई इनको टच करने के लिए तैयार नहीं था, और कहता था, उसके मन में था कि हे मित्रों, अपनी बेवकूफी सहित हमारी सेना में सम्मिलित हो जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है, बाढ़ में गए तुम, अच्छे सैनिक के रूप में रहो। और ये उसके द्वारा मानते थे कि हमारा धर्म सुरक्षित है, और ये उस धर्म के साथ नमक का हक अदा करते हुए ये बहुत खूबसूरती से उनके साथ युद्ध में शामिल थे। अंग्रेजों को इनसे कोई परेशानी नहीं थी, और इनको अंग्रेजों से परेशानी नहीं थी। मुझे बार बार भीष्म पितामह का याद आता है। किसी तरीके से भीष्म पितामह ने अपने आप को सिंहासन से बांध लिया था, और उनके आगे द्रौपदी नंगी की गई, जुआ खेला गया, सारा महाभारत घटित हो गया, परंतु वो उस अपने वचन को निभाते रहे। तो बार बार मैं देखता हूं कि जब यहाँ पर ये घटना जब हो रही है कि नमक का हक अदा किया जा रहा है और भारत की जान जा रही है, पर दोस्तों 1833 में इंडियन चार्टर हुआ, और इंडियन चार्टर के अकॉर्डिंग हुआ कि नहीं, सेना में बराबरी दी जाएगी, वो जो 4 जातियां प्रतिबंधित हैं उनको हटाया जाएगा, सेना में ओबीसी एससी सबका भी सिलेक्शन होगा, गुणवत्ता के आधार पर होगा। और मैं आपको बताऊं, एक शासक है, वो कहता है 1834 में लॉर्ड बेंटिंग कहता है, मैं जनरल ऑर्डर जारी करके सरकारी प्रतिबंध हटा दिया, जिसके अनुसार मुसलमानों के कुछ समुदाय और हिंदुओं में अहीर, भाट, कायस्थ और कुर्मियों की भर्ती पर रोक लगी थी, इसको समाप्त कर दिया गया। और उसने कहा कि मैं देखता हूं कि ये ब्राह्मण अपना वर्चस्व कैसे जारी रखें। कमांडर इन चीफ ने लॉर्ड डलहौजी को 27 फरवरी 1850 को पत्र लिखा, मैं इन ब्राह्मणों को दिखा कर रहूंगा कि सेना में भर्ती उनके द्वारा नहीं नियंत्रित होती। आप समझ सकते हैं कि वो जो सवर्ण मानसिकता थी वो कितनी दूर तक थी। सेना का जनरल अपॉइंटमेंट शुरू हुआ, और उसके द्वारा ये हो गया कि उनको ये अधिकार होगा, सबको जनरल जिधर से कहा जाएगा जाना ही पड़ेगा, समुद्री या सेवा ऐच्छिक नहीं रहेगी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने इसको जारी कर दिया। तो ये लगातार चलता रहा। मैं इसी में आपको याद दिला दूं, 1835 में मैकाले आ गए, और भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीय भाषा में, देसी भाषाओं में शिक्षा हो या अंग्रेजी में शिक्षा हो, इसको लेकर के कमेटी बनाई गई। 11 लोगों की कमेटी थी। उस कमेटी ने 5 और 5 में डिसीजन दिया। 5 ने कहा कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, 5 ने कहा नहीं, अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए। कास्टिंग वोट चेयरमैन मैकाले का था, मैकाले ने कहा नहीं, अंग्रेजी में होनी चाहिए, और 1835 में हमने अंग्रेजी में शिक्षा व्यवस्था चुन ली। तो ये बराबर अंग्रेजों का इस पर अधिकार चल रहा था। और 1833 में इंडियन चार्टर लागू करने के बाद अंग्रेज लगातार इस दिशा में प्रयासरत था कि भारत में काफी संशोधन और सुधार किए जाएं। आज की तिथि में आपको वो सब सुधार अच्छे लगेंगे, मुझे तो खैर खासतौर से उनमें कोई आपत्ति नहीं आती, बल्कि मैं समझता ही हूं कि किसी शासन व्यवस्था को उसके लिए होना चाहिए, उसमें बराबरी के लिए आग्रह है, उसमें आर्थिक लूटपाट चल रही होगी, उसकी बात नहीं है, परंतु जातीय वैमनस्य के खिलाफ है, आग्रह है, गुणवत्ता के आधार पर अपॉइंटमेंट है, और इत्यादि। ठीक, लेकिन मित्रों, हुआ ये कि हिंदुओं को लगा कि हमारा धर्म नष्ट हो रहा है क्योंकि हमसे समुद्री यात्रा करवाई जा रही है। जब मैं ये पढ़ रहा था तो दोस्तों, मुझे विषयांतर के लिए 2 मिनट इजाजत दें। राहुल सांस्कृतायन मुझे याद आए। राहुल सांस्कृतायन ने कहा है कि 200 साल पहले तक ये पूरा ऑस्ट्रेलिया खाली था, जंगल,
लेकिन भारतीय मनीषियों और चाइना के मनीषियों को यह नहीं सूझा कि इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को ले जाके ऑस्ट्रेलिया में बसा दे। आज ऑस्ट्रेलिया इतना उपजाऊ और उपयोगी प्रांत के रूप में डेवलप्ड है, परंतु यह ऑस्ट्रेलिया 200 साल पहले एकदम निर्जन था। परंतु हमारे यहाँ समुद्री यात्रा वर्जित थी। हम उसी व्यक्ति को धर्म से बाहर कर देते थे जो सिंध नदी पार कर लेता था, तो वो तो छोड़ दीजिए। हमारे वाइस चांसलर गंगानाथ झा साहब ने अपने बेटे अमरनाथ झा को बाहर जाकर के समुद्री यात्रा करके आईएएस नहीं देने दिया। तो ये कहानियां बहुत दूर तक चली आई हैं, अब तक चली आई। आज की तिथि में ये सवाल नहीं है। हमारी पीढ़ी को नहीं समझ में आया, हमारी पीढ़ी को लगेगा कि इसमें कुछ लोग रहे होंगे ऐसा। जी नहीं, ये धर्म का इतना जबरदस्त आग्रह था जो भारत के विकास को रोके पड़ा हुआ था। है ये क्यों हुआ है, मैंने इसमें प्रचेतस को देखा है। प्रचेतस को जब अवसर मिलेगा तो शायद वो संस्कृत के दृष्टिकोण से कह सके कि इस प्रतिबंध की आवश्यकता क्या थी या क्यों भारत ने यह प्रतिबंध लगा रखा था। परंतु समुद्री यात्रा न कर पाने से, अपनी बाउंड्री से बाहर न जाने से हमने बहुत कुछ खोया है। खैर, मैं विषय पर लौटता हूं। तो जब अंग्रेजों ने ये रखा कि नहीं समुद्री यात्रा होगी, सेना को जाना पड़ेगा और आपके छुआछूत नहीं, आपको जो अलग से नौकर मिलता है खाना बनाने के लिए वो नहीं, सबका खाना बनेगा। जेल में भी खाना बनाने के लिए भी अलग अलग नहीं होगा, एक रखा जाएगा। ब्राह्मणों को ही नियुक्त किया गया खाना बनाने के लिए, परंतु सबका खाना एक जगह बनने लगा। इससे भी लोगों को नाराजगी थी और मुसलमानों को नाराजगी थी। चर्बी कांड अभी थोड़ा दूर है, लेकिन ये सब जो सुधार हो रहे थे, इन सुधार से पब्लिक में बड़ा रिएक्शन था। इसी बीच में हुआ ये कि नया कानून लागू किया गया, अंग्रेजी कानून लागू हुआ। और जो ये अंग्रेजी कानून लागू हुआ उसके अनुसार कोई भी किसी पर मुकदमा दायर कर सकता था और प्रमाण के आधार पर उसको दंड मिलेगा। उसका ठाकुर होना और चमार होना मैटर नहीं करेगा। यह बात यहाँ के समाज को नागवार गुजरी, उनको लगा। मैं आपको अभी घोषणा पत्र कहा है, आप जरा कल्पना करिए कि आप तो कहेंगे ये तो बड़ी अच्छी बात हो रही थी, परंतु मैं आपको बताऊं, हाँ, मैं आपको खाली संकेत दे रहा हूं। बेगम 5 जुलाई 1857 को बेगम हजरत महल ने घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र में कहा कि ऊंची जमात के लोगों की इज्जत को नीची जमात के मेहतरों और चमारों के बराबर ले आए हैं। ये अंग्रेजों का अपराध है। और एक मेहतर और चमार की शिकायत पर वे नवाब और राजाओं को पकड़कर उनकी बेइज्जती करते हैं। ये अंग्रेजों का समाज है, क्योंकि हमें सबके लिए अकेली न्याय व्यवस्था देखने की आदत नहीं थी। आज की तिथि में लड़का समझ रहा होगा कि ये तो अच्छी बात है, किसी नौकरानी गुलाम द्वारा दाखिल मुकदमे में इज्जतदार जमींदारों को अदालत में लाके अपमानित किया जाता है। 25 अगस्त 1857 को बहादुर शाह जफर का घोषणा पत्र जारी होता है और उसमें वो लिखते हैं कि मुझे शिकायत है, आप भविष्य में ऐसा नहीं होगा, किसी नौकरानी गुलाम द्वारा दाखिल मुकदमे के आधार पर जमींदारों को अदालत में लाके अपमानित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक जमींदार को अपनी जिम्मेदारी से में स्वतंत्र शासन होगा। आप ध्यान दीजिएगा। और पंडित फकीर क्रमशः हिंदू और मुसलमान धर्म के रक्षक हैं। नाना साहब ने नेपोलियन बोनापार्ट को जो पत्र लिखा है 28 अप्रैल 1858 को, उसमें वो लिखते हैं कि अंग्रेजों ने ऐसे कानून लागू कर दिए हैं जो पवित्र मान्यताओं और धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध हैं। सती और विरासत संबंधी हिंदू प्रथा में इन्होंने हस्तक्षेप किया है, अर्थात वो सती प्रथा की वापसी चाह रहे हैं। 1858 में जिस पत्र को नेपोलियन बोनापार्ट को लिख रहे हैं नाना साहब, उसमें लिख रहे हैं कि अंग्रेजों ने गुनाह किया है क्योंकि उन्होंने सती प्रथा बैन कर दी है। तो मित्रों, यद्यपि आप आज को लगेगा, हमारे जो युवा साथी होंगे वो मुस्कुरा रहे होंगे कि यह तो ठीक कदम उठा रहे थे, परंतु इन ठीक कदमों की वजह से उस समाज में, जड़ समाज में रिएक्शन हो रहा था। जाति के बारे में यह समाज इतना आग्रही रहा है कि इसने दूसरे को छूने नहीं दिया है और उसको लेकर के बहुत बड़ी तो उससे एक सुगबुगाहट बची हुई थी और इसी में वह कांड हो गया। 22 जनवरी 1857 को, मैं दोहरा रहा हूं, 22 जनवरी 1857 को कुएं पर एक पंडित जी नहा रहे थे और एक
चमार ने उनसे कहा कि आप जरा अपना लोटा हमको पानी पीने के लिए दे दीजिए। अच्छा, लोटे का भी एक गजब इतिहास है। आप जानते हैं, सुधार के तहत पहले जो पीतल का लोटा अलाउड था ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, उसको रोक दिया गया और सबको मिट्टी के ही बर्तन में खाना खाने और बनाने की इजाजत दी गई। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये लोग पीतल के लोटे से एक दूसरे को मारने पीटने का भी काम करते थे, अपने में जब भिड़ जाते थे। तो अंग्रेजों ने ये शासन लगा दिया कि नहीं, कोई धातु का बर्तन नहीं होगा आपके पास केवल मिट्टी के बर्तन मिलेंगे। अब मिट्टी के बर्तन को मांजा नहीं जा सकता था, इसलिए इसकी लिखापढ़ी इंग्लैंड तक हुई कि हमें पुनः इजाजत दी जाए, धातु के बर्तन को हम साफ कर लेते हैं, अब मिट्टी के बर्तन को धुल करके पवित्र नहीं कर पाते, ये मेरे धर्म में हस्तक्षेप है। तो मैं बात कर रहा था 22 जनवरी 1857 को नहाते वक्त उस ब्राह्मण से उस चमार ने कहा, अपना लोटा दीजिए पंडित जी, हमको पानी पीना है। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत, तुमने हमसे लोटा कैसे मांग लिया, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तब उसने कहा, अरे ऐसा धर्म नष्ट हो जाएगा, जो चर्बी से दांतवा से खोलते हैं कारतूस, उस चर्बिया में सुअर और गाय बछड़े की सर्विस मिली हुई है चर्बी, हम ही तो मिलाते हैं, और आप हम ही को बता रहे हैं कि आपका धर्म नष्ट हो रहा है। यह बात आते ही, ये 22 जनवरी 1857 की बात है दोस्तों, ये बड़ी बात थी, इसलिए तुरंत फैल गई और इसको लेकर के लोगों ने लिखा पढ़ी की और कहा कि साहब ये आप तेल लगाइए लेकिन चर्बी मत लगाइए, इससे हमारा धर्म नष्ट होता है। और इससे मुसलमान और हिंदू दोनों आहत थे, क्योंकि गाय और सूअर का मामला था। परंतु अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम जांच करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाद में जांच करते वक्त ये पाया गया, वायसराय ने लिखा है कि जब मैंने जांच करवाया तो पाया कि इस चर्बी में, क्योंकि अंत तक आज आपको नहीं पता होगा, अगर आप मैं पूछ दूं तो शायद ही आप बता पाए कि सचमुच कोई चर्बी थी भी या केवल अफवाह थी। अंग्रेजों ने जांच कराई और उसमें उन्होंने महारानी को पत्र लिखा कि चर्बी के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता। मेरे द्वारा यह ऑर्डर दिया गया था कि मटन की चर्बी ही इस्तेमाल की जाए, वायसराय ने कहा। परंतु यह ठीका बंगाल के एक पंडित ने लिया था, बंगाल के ब्राह्मण ने, और वो अपने असिस्टेंट द्वारा कंपनी बना करके उनसे काम करवाता था, चर्बी इकट्ठा कराता था। हो सकता है फायदे को ध्यान में रख करके उसने सूअर और बछड़ों की भी चर्बी इस्तेमाल की हो, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। परंतु ये काम चूंकि मैंने ब्राह्मण को दिया था और कहा था कि मटन की चर्बी यूज करो, तो मैं इसके बारे में कुछ आश्वस्त नहीं हूं। खैर, तो ये जो चर्बी वाला प्रकरण है ये आगे छिल गया और 29 मार्च को बहरमपुर में मंगल पांडे ने बाहर निकलकर इसके लिए विद्रोह कर दिया। परंतु ध्यान देने की बात है कि जब वो बाहर निकल के विद्रोह करते हैं 29 मार्च को, तो कोई भी एक सैनिक उनके साथ बाहर नहीं निकलता और वो अकेले चिल्लाते रहते हैं और तुम्हारी नहीं सुनूंगा और ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन उनके साथ कोई और नहीं आता और वो पकड़ लिए जाते हैं। उन पर सैनिक अदालत में उसी समय मुकदमा चलाया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को उनको 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी जाती। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाती है। अभी तक कोई भी उनके साथ इकट्ठा नहीं है, कोई विद्रोह नहीं दिखाई देता। मित्रों, ये घटना 10 मई को होती है। जिस मेरठ क्रांति की याद में हम आज बैठे हैं वो 10 मई को हो रही है और मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल को मिल रही है। अगर ये मंगल पांडे को दी गई फांसी का प्रतिफल था तो इसको 9 या 10 अप्रैल को ही भटक जाना चाहिए था। इसलिए इतिहासकार सवाल उठता है कि ऐसा नहीं है, ये हो सकता है दूसरी घटना हो। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में 24 अप्रैल 1857 को मेरठ ग्राउंड में कारतूस बांटी जाती है, इशू की जाती है, पार्टनर कहना ठीक नहीं होगा। 90 सैनिकों में ये कारतूस बांटी जा रही है 24 अप्रैल 1857 को। 85 सैनिकों ने कारतूस लेने से मना कर दिया
इसमें 37 हिंदू हैं और शेष घटा लीजिए 90 में से कितने हो गए जो भी हैं, देखिए 53 है ना, 53, हाँ जी हाँ, तो 53 मुसलमान हैं और 37 हिंदू हैं। 90 में से 85 ने रिसीव करने से मना कर दिया कारतूस, ये कहा कि अगर दूसरे लेंगे तो हम भी ले लेंगे, परंतु उन 85 ने लेने से मना कर दिया और कहा कि नहीं साहब, इसको दांत से खोलना पड़ता है और हमारे धर्म के साथ है। जो वहां का मिलिट्री अधिकारी था वो थोड़ा जिद्दी और इडियट था, वो उस मामले को संभाल नहीं पाया, वो घमंडी था। उसने कहा कि जब कारतूस में कुछ है ही नहीं है तो तुम कैसे नहीं लोगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा धर्म जाता है, दूसरे लेंगे तो हम ले लेंगे। तो 85 लोग, 90 में 85 लोगों ने, केवल 5 ने रिसीव किया। ये 5 ऐसे थे जो अफसर थे, नॉन कमीशन्ड अफसर थे, 3 हिंदू और 3 मुसलमान और 2 हिंदू। इन 5 ने रिसीव कर लिया, लेकिन 85 ने नहीं लिया और इन 85 पर कोर्ट मार्शल किया गया। इन 85 पर कोर्ट मार्शल हुआ और 9 मई को उसी ग्राउंड में सार्वजनिक रूप से इकट्ठा करके उनके बैच उतार लिए गए, उनके कपड़े उतार लिए, जो भी तरीका बनता है आपको सेना से निकालने का, तो उनका कपड़ा निकाल लिया, उनका बैच हटा लिया और उनसे हटा करके उनको 10 साल का सश्रम कारावास दे दिया और उन्हें बेड़ियां पहना दी गई, उन 85 सैनिकों को जिन्होंने कारतूस लेने से मना किया था। 9 मई 1857 की बात मैं कर रहा हूं। और उन्हें बाजार से चलाते हुए बेड़ियों में अपमानित करते हुए जेल ले जाया गया। उसमें तमाम थे जो चिल्ला रहे थे और अपने युद्ध में होने की गवाही दे रहे थे, हमने आपका इतना काम दिया है, कुछ रो रहे थे, कुछ शांत थे और वो गए। 9 मई को ये घटना होती है और जो बाजार वाले हैं, इवन वो जो रिपोर्ट है उसमें कहती है जो वेश्याएं हैं उनके यहाँ सैनिकों का आना जाना ज्यादा रहता था, उन वेश्याओं ने भी लानत मनानत की से सैनिकों की कि नरक में जाओ तुम लोग, तुम्हारे सामने तुम्हारे भाइयों के साथ ये अत्याचार हो रहा है और तुम लोग मूक दर्शक हो। जो भी है वो आहत हुए। तो एक कारण ये देखा जाता है कि 9 मई के सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की जो ये घटना घटित होती है जिसमें 10 साल का कारावास दिया जाता है, यह घटना 10 मई के क्रांति का कारण हो सकती है। परंतु जैसे भी हो 10 मई को जो वहां पर, अच्छा हाँ, एक बात और फैल जाती है 9 मई को कि इससे पहले की रिएक्शन तो होगा, लोग सुबुगाहट में सोच रहे होंगे कि क्या किया जाए, कुछ कह रहे होंगे यार ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, जो भी है। लेकिन एक अफवाह फैल गई कि आज ही रात को सेना सैनिकों से सारे हथियार को जमा करवा लिया जाएगा और आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा क्योंकि यहाँ की पूरी पलटन संदिग्ध हो गई है। ये अफवाह ने बहुत ज्यादा काम किया। उन्हें लगा कि अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो हम किधर के नहीं रहेंगे, सेना से तो निकाल ही दिए जाएंगे और हमारा हथियार भी रखवा लिया जाएगा। तो इन सब कारणों को लेकर के 10 मई को 1857 को यह विद्रोह हो जाता है। इस विद्रोह में दोस्तों 1833 से लेकर 1857 के बीच में जो सुधारवादी कदम उठाए गए थे उनकी भी जबरदस्त भूमिका है, ऐसा मैं मानता हूं, इसमें दो राय नहीं। खैर, तो ये जो ये इनका भी है। इसीलिए जब 1857 के बाद, जैसा कि स्वप्निल ने बताया, जो हम सब जानते हैं, यहीं पर संगम के तीरे विक्टोरिया ने उस शासन को 1 मई को अपने हाथ में ले लिया 1859 में और कहा कि अब हमारा रूल रहेगा, आप हमारी प्रजा हो। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, उनसे शासन ले लिया। तो उस समय जो है यहाँ पर आप जानते हैं कि यह घटना इलाहाबाद में घटित हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। हाँ, एक परिवर्तन आया, अंग्रेजों ने जनता को हिंदू और मुसलमान में बांट करके रखना सीख लिया। वो जो सुधारवादी कदम 1833 से लेकर 1857 के बीच में उनको लेने का शौक था, उससे वो दूर चले गए। बाद में उन्होंने कोई सुधारवादी कदम नहीं लिया। फिर आप कहाँ हिंदू पानी, मुसलमान पानी और रेलवे में बंटने लगा और फिर जो आप जैसे थे वैसे करके आपको इजाजत दे दी गई, आप भाड़ में जाओ, जैसे जीना है जियो और धर्म के नाम पर जो करना चाहो वो करो।
हम आपको इस पचड़े में लागू नहीं करना चाहते। मैंने समय लिया है आपका, लेकिन मैं जरा सा 2 मिनट और बात करके खत्म करना चाहूंगा कि ये जो कांड हुए हैं, इनमें जो हमारे पास नायक हैं, हमारे सेना नायक, हमारे जो सैनिक हैं, वो कब कब जुड़े हैं। शायद आपको आश्चर्य हो, मैं दोस्तों 1857 की क्रांति के साथ ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये सफल हो जाती तो इसके पास कोई विजन नहीं था। मुझे एकदम नहीं दिखता कि इसके अंदर क्या था, क्योंकि जो घोषणा पत्र मैंने पढ़ा है हजरत महल का, बेगम हजरत का, वो कहती हैं कि चमारों और दूनियों धकवारों को, बड़े लोगों को अपमानित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, अर्थात जातीय विवंशा विषमता को लागू करने के पक्षधर दिखाई देती हैं। बहादुर शाह जफर भी कहते हैं कि हम जमींदारों को स्व सत्ता दे देंगे और वो अपने यहाँ शासन होगा उनका, अर्थात उनके ऊपर भी कोई अंकुश नहीं है। तो इस 1857 की क्रांति में वो सपना नहीं दिखता जो 90 साल की लड़ाई में भारतीय जनमानस ने तैयार कर लिया और 1947 में जिस लागू किया, जिसमें धर्म से इतर हम समाज बनाएंगे, हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जो धर्म से मुक्त होगा, सबका विकास होगा, हम सबके साथ चलेंगे, सबको पढ़ाएंगे, सब स्वस्थ होंगे। ये जो हमने 47 के संविधान में देखा है सपना, इस सपने की 1857 में अनुपस्थित दिखती है। एक बात। दूसरी बात, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मैं आपसे बात करूं तो 2 जुलाई 1857, जरा तिथि को ध्यान दीजिएगा, 2 जुलाई 1857 को अंग्रेजों ने झांसी की सत्ता महारानी को सौंप दी। 4 साल से यह सत्ता उनके पास नहीं थी और वो केवल किले की महारानी थी। अपने दत्तक पुत्र के लिए उसकी लिखा पढ़ी उनकी चल रही थी। 2 जुलाई या जब विद्रोह चल रहा था, जब ये विद्रोह चल रहा था, उसी समय 2 जुलाई 1857 को अंग्रेजों ने झांसी को सत्ता सौंप दी और महारानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को के लिए बराबर लिखा पढ़ी कर रही थी और स्पष्ट रूप से लिख रही थी कि अगर मेरे दत्तक पुत्र को अधिकार झांसी में दे दिया जाए, उसे मान लिया जाए राजा, तो मुझे अंग्रेजों के शासन से कोई आपत्ति नहीं है। वे 1853 से विधवा थी, अर्थात 19 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। शासन जब्त था, केवल किले तक की रानी थी। 2 जुलाई 1857 का अंग्रेजों ने झांसी की सत्ता उनको सौंप दी। मार्च 1858 तक रानी अनिर्णय की स्थिति में थी, लड़े या न लड़े इसका कोई निर्णय उनका नहीं हो पाया था, अर्थात केवल अभी चिट्ठी पत्री में वो विश्वास कर रही थी। मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, कोई भी न समझे कि मैं महारानी लक्ष्मीबाई के कद को छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं याद दिलाऊं आपको, जब वो मार गई तो जिस सैनिक कमांड को लीड कर रहा था, हीरोज, उसने लीड करते हुए कहा था कि शी वाज द ओनली मैन अमंग ऑल द रिबेल्स, समस्त विद्रोहियों में अकेले पुरुष थी। ये पुरुष शब्द सम्मान के प्रतीक के रूप में पुरुष डोमिनेटेड समाज में उसने यूज किया है। विपक्षी जिसके लिए कह रहा हो, उसके लिए मेरी क्या हिम्मत है कि मैं उसकी अवमानना में कुछ बोलूं। महारानी जम करके लड़ी और जब लड़ी तो गजब की लड़ी। लेकिन 18 यह भी सत्य है कि मार्च 1858 तक, अर्थात विद्रोह के हो जाने के लगभग साल भर बाद तक, महारानी विद्रोह में सम्मिलित नहीं थी, इस स्वतंत्रता संघर्ष में नहीं कूदी थी। नाना साहब बराबर पत्र लिख रहे थे, मराठा के अंतिम सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर वीडियो ऑफ कर दीजिए तो आवाज शायद आ जाए। मैं फोन करके देखता हूँ उनको फिर से। कॉल करो, कॉल।
कनेक्ट होने में शायद कुछ दिक्कत हो रही है और करने की कोशिश कर रहे हैं वो। बहुत सारे लोग अग्रज हमारे साथ हैं और चूंकि डॉक्टर राम प्रकाश सिंह सर बातचीत कर रहे थे तो ये बात ठीक भी है कि बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे जो उनसे करना चाह रहे हैं, लेकिन जब हम उनको सुन रहे थे कहा जाए तो मेरे मन ने ये नहीं सोचा था कि मैं उन्हीं से सवाल करूंगा। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मैं सवाल सबके सामने रख दूंगा और जो भी हमारे अग्रज हों वो सवाल का अगर उत्तर देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कुछ सवाल तो उन्हीं से करूंगा। कल कुछ चीजें पलट रहा था इस संगोष्ठी के लिए, और जब आज सर ने कहा कि समुद्री यात्रा को लेकर के बहुत सारे मन में भावनाएं थी भारत में कि समुद्र यात्रा जो है वर्जित है और अगर कोई व्यक्ति जो है समुद्र यात्रा करेगा तो वो अधर्मी होगा, इस तरीके की बात महात्मा गांधी भी जब जा रहे थे विदेश में पढ़ने के लिए तो उनकी मां ने भी कही थी, काफी रोक लगाई थी। और फिर महात्मा गांधी ने जो कहा था उस विषय पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन दो व्यक्तियों की बात मैं आज करना चाहूंगा खास तौर पर। दोनों ने समुद्र यात्राएं की, दोनों लगभग एक ही समय में ब्रिटेन में रहे। लोगों को अटपटी लग सकती है ये बात, क्योंकि हम सब जो है जब बात करते हैं तो हम बनाम की बात करते हैं। राजनीति में हमेशा बनाम की बात होती है कि ये बनाम ये। अगर हम दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों की बात करें तो हम कहेंगे कि इसको चुनना है या इसको चुनना है, इन दोनों उंगलियों में से किस उंगली को चुनना है। हमारे पास ये बिल्कुल स्थिति नहीं होती है कि हम कहें कि दोनों ही व्यक्ति हमारे लिए ठीक है। जब जो बात ठीक कहेगा उस बात को हम देंगे। हाँ सर, बिल्कुल आप आ गए अच्छे समय पे। स्वप्निल, मैं इसको खत्म कर दूं? जी बिल्कुल, मैं 2 मिनट में खत्म कर दूं। मैं ये कह रहा था, हाँ, मैंने नाना साहब की बात की थी कि 27 अप्रैल 1859 का उनका माफीनामा है, और बाबू कुंवर सिंह ने तो गजब की लड़ाई लड़ी, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी कि बिहार के लोकगीतों में आज भी वो कुंवर सिंह जिंदा हैं। 80 साल की उम्र में उन्होंने अपना बाह काट दिया था गोली लगने के बाद, और क्या क्या कहानियां हम सब जानते हैं। परंतु मित्रों, आप जानते हैं उनकी वो बहुत ही सज्जन आदमी थे। 1,48,000 का कर देते थे और उनके ऊपर 1,03,00,000 का कर्जा हो गया था, क्योंकि वो अपनी रियाया पर अत्याचार करके मालगुजारी नहीं वसूलते थे। तो उनकी हर साल की मालगुजारी बाकी थी, अंग्रेज उनसे खफा रहता था, और उनका पत्र पड़ा हुआ था कि अगर हमें हमारी मालगुजारी जो 1 करोड़ की है उसको माफ कर दिया जाए तो मुझे भी इस अंग्रेज शासन से कोई आपत्ति नहीं है। तो 1857 में जितने वीर हमारे लड़ रहे हैं, मैं खाली पूरे सम्मान के साथ ये आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सबकी स्थानीय सोच है और उनकी अपनी स्थानीय समस्याएं हैं जिनके लिए वो लड़ रहे हैं। कोई एक भारत जो 1915 में गांधी की आने के बाद बनता है, जो सपना देखा जाता है जो 1947 में घटित होता है, वैसे भारत का सपना 1857 की क्रांति में नहीं दिख रहा है। और वो क्रांति अगर सफल होती तो किधर की तरफ ले जाती, हम जफर के शासन में होते या हम उस शासन से बाहर होते, कैसा मुल्क बनाते, ये भविष्य की गर्त में है और सोचने का विषय है। परंतु इसमें दो राय नहीं कि जो हमारे योद्धा लड़े थे वो गजब के लड़े थे, और आज की तिथि में हमारा रोम रोम ऋणी है कि उन्होंने हमें लड़ना सिखाया था। और 1857 में
हमारे पास वो हथियार बना कि अगर वो क्रांति हुई है तो वो किस तरीके से घटित हुई थी। मैं समझता हूं कि मैंने काफी समय ले लिया, विषय रखने में ही थोड़ा सा अनसर्टेनिटी थी, कुछ हौच पाच, मैं क्षमा चाहता हूं इधर उधर हो जाने के लिए। और मैं अगर कोई प्रश्न सटीक हो तो मैं शायद उत्तर दे सकूं, क्योंकि समय हो गया है। हाँ स्वप्निल, पूछ लीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जब आप थोड़े समय के लिए डिस्कनेक्ट हो गए थे तो बहुत सारे लोगों के सामने जो है मैंने कुछ कुछ भूमिका बनाई थी प्रश्न पूछने की, और प्रश्न पूछने के पहले ही जो है आप आ गए, तो बहुत अच्छा हो गया। और खास तौर पर मैं उसी बात से फिर बात को आगे बढ़ा रहा हूँ संक्षेप में ही, कि आपने समुद्री यात्राओं की बात की थी, और समुद्री यात्रा करने वालों को उस समय अधर्मी कहा जाता, और गांधी के साथ भी इस तरीके की घटना घटित हुई। गांधी का जिक्र क्यों ले आना चाहता हूं वो आगे स्पष्ट होगा। अब मैं दो व्यक्तियों की बात करना चाहता हूं कि दोनों व्यक्तियों को अपने हिंदू होने पर बहुत गर्व था। गांधी भी जब चाहे तब कहते थे कि मैं हिंदू हूं और इसका मुझे गर्व है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे आप विवेकानंद जी का नाम लेंगे? दूसरे व्यक्ति का नाम मैं लेता हूं अभी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे लेने में, और वहीं से बात शुरू होती है। क्योंकि कल जब मैं पढ़ रहा था, और कहा जाए इतिहास के दृष्टिकोण से, तो 1909 के ठीक पहले तक जो इतिहास में वर्णन मिलता है वो 1857 का विद्रोह मिलता है। और ये कहा जाता है कि ये छुटपुट बात है। वो व्यक्ति सावरकर थे जिन्होंने 1909 में पहली बार एक पर्चे में कहा कि यह जो युद्ध था वह युद्ध था संघर्ष और स्वराज के लिए लड़ा गया, स्वधर्म और स्वराज के लिए का नाम भी उन्होंने दिया। हाँ बिल्कुल, भारत का प्रथम स्वाधीनता संघर्ष। और उन्होंने ये वर्ड कोट किया है कि स्वधर्म और स्वराज के लिए लड़ा गया संघर्ष। 1909 की बात। 1909 में गांधी भी लिखते हिंद स्वराज, वो पुस्तक आती है। ये जो स्वराज की परिकल्पना है वो दोनों लोगों में एक साथ कहीं ना कहीं, चाहे वो प्रयोग ही कर रहे हो सावरकर, मैं नहीं जानता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, हाँ, लेकिन फिर भी वो प्रयोग तो कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं आज के युग में, तो हमें जो है गांधी बनाम सावरकर दिखाई पड़ते हैं हमेशा, कि आप सावरकर की नीतियों से जो है इत्तेफाक रखते हैं, और अगर आप सावरकर की नीतियों से इत्तेफाक रखते हैं तो आप गांधी की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रख सकते, और अगर आप गांधी की नीतियों से इत्तेफाक रखते हैं तो आप सावरकर की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रख सकते। ये बात हमारे मानस में उतार दी जाती। क्यों? क्योंकि हम एक राजनीतिक सोच के हिसाब से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, जहां सिर्फ बांटने की स्थिति है, जहां पर कि हम बांट करके ही चीजों को देख सकते हैं। हम ही सिद्धांत में ही विश्वास करते हैं, हम भी सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। चिंतन बनाम चिंतन वाली शैली किसी भी जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। जी हेलो, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही थी। मैं बस एक लाइन कह के अपनी बात खत्म कर लूं और उसके बाद जो है मैं तो हिट हो रहा हूं। अच्छा, तो मैं यही कह रहा था कि ये जो ही सिद्धांत है, ये जो राजनीतिक सोच का सिद्धांत है, और हिंदुस्तान में शायद जो आप कह भी रहे थे कि 1857 की बात और 1857 की क्रांति अगर हम कह रहे हैं वो सफल हो गई होती तो कैसी हो। बिल्कुल एक देश की बात नहीं थी, बहुत सारे देशों का समूह था। और जिस स्वराज की बात गांधी भी कह रहे हैं बाद में, उस स्वराज की बात में भी ये कहा जा रहा है कि हर जगह की एक स्वतंत्र सत्ता हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक कड़ी में उतरती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और 1857 की क्रांति से खास तौर पर
ये जो अपनापन है, जो सामाजिकता के हिसाब से देखने की प्रवृत्ति है, उसकी ओर भी जो है हम सबको दृष्टि मिलती है और हम सब सोच सकते हैं। एक बात स्वप्निल और जोड़ना चाहूंगा कि आज जी बिल्कुल, जाति प्रथा ने भारतीय मानस को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसमें दो राय नहीं है। इसने कमजोर किया है, पर इस जाति प्रथा से लड़ने वाले गौतम बुद्ध के बाद 2000 साल बाद हमको महात्मा गांधी ही दिखाई देते हैं, जिसने नारी से इस जाति प्रथा से संघर्ष किया है। इससे पहले या तो लोग जाति प्रथा को इस्तेमाल कर ले रहे हैं अपने हित में, लेकिन वो जाति प्रथा से जुझारू संघर्ष गौतम बुद्ध के बाद मुझे गांधी दिखाई देते हैं। बीच की पर्सनालिटीज को मैं इस पर खामोशी बरती होगी, या मेरी अपनी दृष्टि है कि मैं उनको न देख पा रहा हूं, परंतु मैं गांधी को ईमानदारी से लड़ते हुए देखता हूं। और आपको याद दिलाऊं, 1924 में उन्होंने कहा था कि आजादी की लड़ाई मेरे लिए नंबर 2 का काम है, मेरा प्रथम कार्य है दलितों को इस भारतीय समाज में उनका हक दिलवाना, और मैं अगली बार पुनर्जन्म अगर लूंगा तो मैं दलित होकर जन्मना चाहूंगा, जिससे कि उनकी इस समस्या को हल करा सकूं। तो इसीलिए उसकी खिसियाहट में जिन्ना उनको हिंदू लीडर कहा करते थे, क्योंकि वो हमारी सबसे कमजोर कड़ी थी। पर मैं आज की शहादत के दिन उनको, गांधी को भी याद करना चाहूंगा, जिन्होंने बिल्कुल बड़ी ईमानदारी से इस संघर्ष को, जाति प्रथा से लड़ने का संघर्ष का मादा दिखाया था। हाँ, अपनी बात करिए। जी बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं वो मेरी टिप्पणी थी या कौतूहल था दिमाग का, वो आप सबसे हमने साझा किया। बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, उनके सवाल हो सकते हैं, उनकी टिप्पणियां हो सकती हैं। स्वागत। किसी के भी सवाल हों या टिप्पणियां? भैया आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। विकास भैया। अच्छा, हाँ, विकास भैया। नमस्कार सभी को। अभी जो प्रश्न उठा है जाति के ऊपर, जो भी भाई साहब ने कहा कि गांधी जी ने दलितों के लिए बहुत कुछ किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से जो है उन्होंने दलितों के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने एक पत्र निकाला जिसका नाम स्वयं हरिजन रखा उन्होंने, जो है। लेकिन इस संदर्भ में क्योंकि सावरकर का नाम आया है तो मैं थोड़ा सा इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। गांधी जी की और जो है सावरकर की एक बार भेंट हुई जो है जी, और किस संदर्भ में हुई, थोड़ा सा संदर्भ भी बता दूं। जो है हिंदुस्तान में दलितों को मंदिरों में जाने से रोक दिया जाता था, जो है उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। सावरकर ने जो है एक आंदोलन किया और उस आंदोलन के तहत उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि सारे दलित जो है मंदिर में जाएंगे, क्योंकि भगवान सबके लिए एक है, जो है चाहे वो दलित का हो, चाहे स्वर्ण का हो, या किसी का भी, जो है तो सबका हक है कि वो जो है भगवान की पूजा अर्चना करने का अधिकार सबको है। तो इस चीज को उन्होंने आगे बढ़ाया सावरकर ने, और वो दलितों को लेके मंदिर में गए और वहां पे उनसे पूजा अर्चना करवाई, जो है। जब भेंट हुई गांधी जी की, तो मैंने आपको एक संदर्भ बताया, जब भेंट हुई गांधी जी की और जो है सावरकर की, तो सावरकर ने एक प्रश्न किया। गांधी जी काफी प्रभावित हुए उनके इस जो है कदम से, और काफी आपस में चर्चा की। तो एक प्रश्न उन्होंने रखा, उन्होंने कहा साहब देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सावरकर बहुत हिंदूवादी व्यक्ति थे, जो है वो हिंदू छाती ठोक के कहते थे मैं हिंदू हूँ और हिंदुओं का समर्थन करता हूँ। वो सेकुलर शब्द को बिल्कुल नहीं यूज करते थे, जो है, जबकि गांधी जी जो है बिल्कुल निसंदेह जो है उनके लिए हिंदू मुसलमान उनकी दो आंखों के तारे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हिंदू धर्म में बहुत कुरीतियां हैं, और कुरीतियों का सबसे मुख्य कारण यह है कि हम लोग जाति प्रथा में बंधे हुए, विभिन्न जातियां हैं। सबसे बड़ी जाति तो यह है कि भाई एक दलित है, एक ब्राह्मण है, एक वैश्य है, एक जो है क्षत्रिय। तो मेरा इसमें ये निवेदन है कि आप ऐसी घोषणा कीजिए कि इस जाति को खत्म ही कर दीजिए। कोई ना ब्राह्मण है, ना कोई जो है दलित है, ना कोई जो है वैश्य है, ना कोई क्षत्रिय है, सिर्फ हिंदू हैं। अगर हम हैं तो हिंदू हैं और हमारे सबके अधिकार बराबर हैं।
लेकिन गांधी जी ने इस बात को नहीं माना, जो है उन्होंने कहा नहीं नहीं, इससे तो पूरी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी, जो है पूरा जो है बड़ा मुश्किल है काम, तो जो है देश में एकदम बिल्कुल ब्राह्मण्य की भावना फैल जाएगी हिंदू धर्म में। उन्होंने कहा क्यों फैल जाएगी, जब ये कारण ही जो है ये जाति प्रथा है, हर चीज में छुआछूत, हर चीज में, अगर इसको खत्म कर दिया जाए, भाई ना तुम जो है ब्राह्मण हो, ना मैं जो है दलित हूँ, हम लोग जो है हिंदू हैं, जो है उनका ये कहना था। या गांधी जी के शब्दों में कह दें कि हम एक इंसान है, जो है तो हिंदू मुसलमान तो खैर अलग नहीं किए जा सकते थे क्योंकि बड़ा भारी ये था, लेकिन हिंदू धर्म के सुधार के लिए उन्होंने जरूर ये कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप ये जो है हिंदुओं में जाति प्रथा को खत्म कर दीजिए, कोई जाति नहीं है हमारे यहाँ, जो है जातियों में उपजातियां, फिर उसमें उपजातियां, तो सब खत्म कर दीजिए, जो है सिर्फ एक शब्द जो है इसमें लिखा जाए कि ये अगर आप फिर म्यूट हो गए हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ये आ रही है। यही कहना है कि सावरकर का भी काफी स्पष्ट, बहुत क्लियर कंसेप्ट था, और अगर उनके विचारों को आगे बढ़ाया जाता तो शायद जो है ये हमारे यहाँ से ये जाति प्रथा खत्म हो जाती, लेकिन किसी ने भी उस चीज को कभी सोचा नहीं, उसको आगे बढ़ाया गया, जो है उत्थान के लिए जरूर सोचा गया कि दलित का उत्थान किया जाए, जो है और जातियों का उत्थान किया जाए, जो है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि भाई इस चीज को समाप्ति क्यों नहीं कर दिया जाए। वजह से जो मूल जड़ में जो समस्या है वो जाति तो है, जाति को खत्म कर दिया जाए। आज भी जो है किसी आप उसको फॉर्म को भरिए तो उसमें लिखा जाता है जाति, क्यों लिखा जाता है भाई, कोई जाति लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा इस संदर्भ में यही सब है और मेरा निवेदन है कि इसको इस संदर्भ में देखा जाए, ये मेरा विचार। धन्यवाद। इसी बात से बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जो है आज 1857 के संदर्भ में बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं खास तौर पर, और उसी सिलसिले में बात आई थी सावरकर जी की और गांधी जी की। जो आपने सवाल उठाए हैं उस पर कभी हम सब जो है विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए, जितना भी आरपी सिंह सर ने बात की है, उन सारी चीजों को देखते हुए एक सवाल जो सर ने ही उठाया था और जो बात कही थी, और उसी टिप्पणी से शुरुआत कर रहा हूं कि सर ने कहा था कि कंपनी राज के लिए 1857 और उसके पहले की जब वो चर्चा कर रहे थे तो उसमें जो है सैनिकों के रूप में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, बहुत सारे लोग थे, और वो कह रहे थे कि मैंने उनका नमक खाया है, इसलिए नमक का हक जो है हम अदा करते रहेंगे। कंपनी राज के लिए जो है हम नमक का हक अदा करते रहेंगे और देश कहीं नहीं। आज भी कमोवेश स्थिति जो है कहूं तो क्या उसी तरीके की नहीं दिखाई पड़ रही है कि बहुत सारी कंपनियां हो गई है देश में। एक समय में एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जिसने हमको इतने सालों तक गुलाम बना करके रखा, और आज देश में कहा जाता है, और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में, कि कंपनियों का जो है शासन चल रहा है। बहुत अच्छी किताब है, युवा पीढ़ी अगर वो पढ़े, व्हेन कॉर्पोरेशंस रूल ओवर द वर्ल्ड, और स्वराज विद्यापीठ में वो उपलब्ध भी है, उसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, जब दुनिया में निगमों का राज चले। तो आज जो है क्या हम सब जो है देश दुनिया को छोड़ करके और सिर्फ जो है क्योंकि कंपनी का नमक खा रहे हैं, और अब तो नमक भी बहुत सारी कंपनियों का बनने लगा है, तो एक्चुअल में सीधे सीधे कंपनी का लेवल लगा हुआ नमक खा रहे हैं, तो जो है उसका हक अदा कर रहे हैं कंपनियों के समर्थन सब। आरपी सिंह सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? नहीं, मैं काफी बोल गया स्वप्निल, बाकी लोग जो हैं उनसे कहिए।
जी बिल्कुल। मैं इसको सोच रहा था, जिस सवाल को आपने उठाया है मेरे दिमाग में ये था कि किसी समय सारा कुछ शासन शाह आलम वाली घटना से मैं देख रहा था 1765 में कि वह एक बुढ़ा सा आदमी बैठ गया और उसने अपना शासन ही किराए पर दे दिया। क्या आज की तिथि में ऐसा नहीं है कि कुछ पूंजीपतियों ने शासन को किराए पर रखा हो और हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या हमारा जो इतना बड़ा लावा लश्कर है वह किराए पर ही शासन कर रहा हो? ऐसा दिखता है, क्योंकि ये कब कल्पना की जा सकती थी कि देश में लोग 4000 लोग रोज मर रहे हो महामारी से और दिल्ली में नया सचिवालय बन रहा हो या नया प्रधानमंत्री का आवास बन रहा हो। हर समय की होता, आपके घर में अगर आग लग जाए तो उस समय आप शादियां टाल देते हैं, कुछ तो माहौल होता है। तो मुझे ऐसा दिखता है कि जैसे कोई में दोनों में कोई कनेक्ट नहीं, बल्कि जनता को 6000 8000 दे करके किराए पर रख लिया गया है और जो शासन है वो कुछ और लोग चलाते हैं। ऐसा मैं उसी एंगल से देख रहा था जिसमें शाह आलम किराए पर, जब मैं उस घटना को देख रहा था कि इस कल्पना को जरा कल्पना करिए कि 2 लाख पर तुमने किराए पर शासन पकड़ा दिया, कहा जैसे मन करे वो मालगुजारी वसूल लो और जो मन करे इनसे शासन कर दो, हमको 2 लाख दे दो, आपने गुंडा अपॉइंट कर दिया। ठीक वैसे ही कुछ पूंजीपतियों ने पूरी दुनिया में, पूंजीवाद में मैं देख रहा हूं कि कुछ राजनेताओं को अपॉइंट कर रखा है और वो उसी के लिए काम करते हैं। आपको प्रतीत होता है कि काम आपके लिए हो रहा है, परंतु होता उसी लिए। और शायद इसीलिए इस महामारी पीरियड में भी उद्योगपतियों की पूंजी बढ़ रही है और जनता की घट रही है, क्योंकि इसी से दिख जाता है कि कौन किसके निमित्त काम कर रहा है। सारे संसार में हो रहा है, केवल मैं भारत के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है स्वप्निल, देखिए बाकी लोग कुछ कर दिए। अब चूंकि सामने दिखाई पड़ रहे हैं और कंपनी राज की बात चल रही है और थोड़ा बहुत इतिहास की बात चल रही है और चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो हमारे बीच में प्रोफेसर विमल कुमार जी हैं और अगर सर जो है कुछ टिप्पणी करना चाहें तो हम सबको बहुत अच्छा लगे। सर आप सर म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। जी मुझे इतिहास की इतनी गहरी जानकारी तो है नहीं लेकिन 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। जैसे अवध के क्षेत्र में बता सकता हूँ कि जो रियाया थी वो नवाबों के खिलाफ थी और अंग्रेजों ने सोचा था कि जब नवाबों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे तो रियाया का समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेजों के साथ संघर्ष शुरू हुआ तो पूरी रियाया और जो नवाब थे उनके साथ खड़ी हो गई। जो पॉलिसी फ्रेम इसमें से निकला, और ये शायद कई जगहों पर हुआ, अलग अलग जगह की बात छोड़ दो, वो ये कि जो रजवाड़े हैं इनको बनाए रखना अंग्रेजी शासन के लिए महत्वपूर्ण होगा और इन रजवाड़ों को इतना कमजोर रखो और इनको भय में रखो कि देखो जनता तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी, हम ही तुमको समर्थन दे सकते हैं। तो एक जो पॉलिसी इम्प्लीकेशन था वो ये कि जहां वो पूरी तरह से रजवाड़ों को साफ करके अपना नियंत्रण, अपनी पैरामाउंसी तो रख ही रहे थे लेकिन इनको खत्म भी कर रहे थे, तो वो पॉलिसी चेंज हुआ और रजवाड़ों को बड़ी संख्या में रखा गया। और इन रजवाड़ों ने इसीलिए सन 47 के पहले कहा कि हम तो इतने वफादार आपके थे, अब जब आप स्वतंत्र कर रहे हैं तो हमको स्वतंत्र राज रहने दीजिए। दूसरी बात जो थी वो ये कि बड़ी संख्या में देखा कि ये जो सन 57 में उभार था ये केवल राजाओं का संघर्ष दूसरे शासक के खिलाफ नहीं था। इसके पहले तक जितने संघर्ष होते थे वो राजाओं के बीच के होते थे, जनता शामिल नहीं होती थी। 1857 में पहली बार ऐसा हुआ कि जिसमें जनता भी शामिल हुई अपने अपने तरह से बड़ी संख्या में। तो इस रूप में एक जन क्रांति इसे कह सकते हैं। लेकिन जनता के शामिल होने से ही जो राज्यों में बटी हुई लोगों की अस्मिताएं थी, पहचान थी, उसकी बजाय एक ऑल इंडिया पहचान जनता की बनने लगी। तो जन संघर्षों का जो से भारत का निर्माण हो रहा था
वो राजाओं के रजवाड़ों से अलग। तो जो नए भारत का निर्माण हुआ है वो निर्माण जन संघर्षों के गर्भ से होकर के हो रहा है। 1857 की ये दूसरी चीज थी, और उसमें जनता की एकता थी। जैसा मैंने बताया कि रजवाड़ों को फिर बचाए रखा अंग्रेजों ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए, उसी तरह से देखा कि जन संघर्षों से अंग्रेजों के शासन को नुकसान होगा। तो हिंदुस्तान में जन संघर्षों को कमजोर करने के लिए जनता को तमाम तरह के खेमों में बांटने का षड्यंत्र हुआ। वैसा षड्यंत्र पहले कभी नहीं हुआ था, और इसी का और उसमें मुख्य रूप से क्षेत्रीयता और धर्म को इस्तेमाल किया गया। और एक जो तीसरी चीज की गई वो ये भारत में इतिहास लिखने का की कोई परंपरा नहीं थी इस तरह की, स्पॉन्सर्ड इतिहास लिखाया गया। और हम आज जब कोट करते हैं तो तमाम स्पॉन्सर्ड इतिहास को ही कोट करते हैं। वो स्पॉन्सर्ड किसने किया? वो अंग्रेजों ने किया। और अंग्रेजों ने क्यों किया? ताकि हिंदुस्तानियों को बता सके कि आपका आपस के झगड़े का ऐसा ऐसा इतिहास रहा है। इन सारी चीजों के खिलाफ जो आजादी का आंदोलन था गांधी जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व में, वो ये था कि रजवाड़े और जमींदारी को हम खत्म करेंगे। इसीलिए अभी आप सावरकर का नाम ले रहे थे, मैं इसके बारे में कहना नहीं चाहता हूं आज, लेकिन ये भी देखिए कि वो कौन लोग थे जो रजवाड़ों का और जमींदारों का समर्थन कर रहे थे। गांधी को केवल धर्म के और उसके फ्रेम में मत देखिए। तो ये जो रजवाड़ों का और जमींदारों का समर्थन कर रहे थे वही अंग्रेजों का भी समर्थन कर रहे थे। और जो रजवाड़ों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जमींदारों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वही जन संघर्षों के माध्यम से जनता के एकता के निर्माण की बात कर रहे हैं। तो ये जनता की एकता की निर्माण, रजवाड़ों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ संघर्ष, ये सब एक सूत्र में है। दूसरी ओर अंग्रेज जमींदारों को मजबूत कर रहे हैं, रजवाड़ों को मजबूत कर रहे हैं और जनता के बीच में के बीच की एकता को खत्म कर रहे हैं। सन 57 के गर्भ से जन संघर्षों का जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, उस सिलसिले की ही अगली परिणति भारतीय आजादी का आंदोलन हुआ है। अभी बस इतना ही, फिर कभी। जी, बहुत ही संक्षेप में जो है 1857 से 1947 तक की यात्रा आपने करा दी। और युवा पीढ़ी से बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि उनके सवाल हो सकते हैं, विचार होते हैं उनके मन में, और अक्सर ये होता है कि जब हम सामने होते हैं तो तुरंत पूछ लेते हैं सवालों को। हाँ, और ये ऑनलाइन जो चल रही है प्रणाली, उसमें सवालों को पूछना दिक्कत वाला भी होता है और कभी कभी सहज भी हो जाता है। स्वप्निल सर। ठीक, हाँ पूछें। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था, जो अभी कुमार सर ने कहा था कि जो राजपूत थे उनको ब्रिटिशर्स मजबूत कर रहे थे कहीं ना कहीं, लेकिन सर हमने ये भी पढ़ा है कि जो रेजिमेंट्स थे उसमें ये पाया गया था कि जो विद्रोह किए थे 1857 के रिवॉल्ट में, वो राजपूतों ने किया था और जो शिक्षित वर्ग था उन्होंने किया था, और जो ओबीसी थी और जो छोटे वर्ग थे, दलितों ने कोई उसमें विद्रोह नहीं किया था। तो एक तरफ वो लोग राजपूत को अपने रेजिमेंट में हटा रहे थे और एक तरफ कैसे मजबूत कर रहे थे, तो ये नहीं समझ में आया सर। सर आप उत्तर देंगे क्या कुछ? किससे प्रश्न है? आप ही से, मतलब शायद उसने जो है कहा कि कुमार सर को, मुझे लगा कि प्रोफेसर। मैंने दलित वगैरह का सवाल नहीं उठाया। जी बिल्कुल। एक बात नहीं सर, वो दलितों की बात कि 1857 का महत्व यहाँ है कि उसके पहले राजा जो लड़ते थे तो राजाओं के संघर्ष में उनके सैनिक लड़ते थे, आम जनता नहीं शामिल होती थी। 1857 में आम जनता शामिल हुई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि नेतृत्व की जो कमजोरियां थी, कोऑर्डिनेशन की जो कमजोरियां थी, वो वेल डॉक्यूमेंटेड आज है। किन लोगों ने समर्थन किया? अगर आप इलाहाबाद का इतिहास देखें आपको पता होगा कि फोर्ट के ऊपर किसका कब्जा था
और जिनका कब्जा था वो कौन लोग थे और उन्होंने क्यों नहीं लियाकत अली की बात मानी। बहुत बड़ी बात होती अगर लियाकत अली की बात मान लेते। आज उसको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर जो बात कही उसके अलावा एक दूसरी बात कह रहा हूं। फिर अंग्रेजों ने अपने शासन के लिए यहाँ एक नए तरह की शिक्षा पद्धति, नए तरह की न्याय व्यवस्था, नए तरह की ब्यूरोक्रेसी, ये सब इस्टेब्लिश की। गांधी के अलावा इसको कोई नहीं समझ सका कि ये जो चीजें इस्टेब्लिश हो रही हैं, ये आजादी, भारत की आजादी के बाद भी भारत के लिए एक फंदा बनी रहेंगी। इसीलिए जब सन 1921 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया तो कहा कि इस अदालत को छोड़ दो, इस शिक्षा को छोड़ दो, ये जो इनके न्याय व्यवस्था को छोड़ दो। तो ये जो पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, जब इसको छोड़ोगे तब तुम नए तरह के समाज का निर्माण कर सकोगे। जो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड है उसमें भी जो साम्राज्यवादी शक्तियों की जकड़न में हम बने रहे, उसका एक कारण ये है कि जिन सवालों को सन 21 से लेकर के सन 47 तक गांधी जी उठाते रहे, उन सवालों को कांग्रेस ने एड्रेस नहीं किया। तो दो अलग चीजें हैं। और यही कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में आजादी के बाद जो जमींदार थे और रजवाड़े थे वो राजनीति में आए, कांग्रेस पार्टी में भी, स्वतंत्र पार्टी में भी, दूसरी पार्टी में भी, और ये बड़ी संख्या में एमपी हुए। खेल सारा बदल गया, लेकिन आज दूसरी बातें हैं, दूसरे तरह से कर रहे हैं हम बात। जी बिल्कुल, इस पे कभी हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार में, और स्वराज विद्यापीठ के द्वारा जो संगोष्ठी आयोजित हो रही है गांधी के संघर्षों का भारत, उसमें हम लोग इसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे निस्संदेह। और हमारे साथ प्रोफेसर विमल कुमार जी होंगे। और किसी के कुछ सवाल हों या टिप्पणियां हों तो स्वागत है। हेलो। हाँ बिल्कुल। मैं माधुरी श्रीवास्तव। आरपी सिंह सर, गुड इवनिंग। मैं आपकी शिष्या रही हूँ ईसीसी में और बहुत सुना है आपको सर। ईसीसी मतलब 3rd ईयर पहला बैच हम लोगों का था। किस ईयर में थी? किस ईयर में थी मामी? 85 to 88। गुड, नाइस टू हियर यू। चलो। यस सर। और अभी जब स्मारिका निकली थी तब भी आपसे हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा। खरे दीदी के उसमें। तो मैं ये जैसे मैंने राजीव दीक्षित जी को भी सुना है, उसमें उन्होंने एक रेफरेंस दिया था जनरल कूट का। हैदर अली के समय में जनरल कूट था जिसके नाक काटकर हैदर अली ने कहा कि तुम मेरे राज्य की सीमा तब तक दौड़ो जब तक मेरे राज्य की सीमा ना खत्म हो जाए। अच्छा, मुझे नहीं पता जी। और जनरल कूट अपनी वो कटी हुई नाक को उठा करके और वहां से भागता है और बेलगाम तक आता है। कर्नाटक के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में जब वो पहुंचता है तो वहां के गांववासी में से एक साधारण सा व्यक्ति उससे कहता है कि हम आपकी नाक जोड़ सकते हैं, आप 21 दिन यहाँ रहिए। ये मैं राजीव दीक्षित जी को सुन करके मैं वही बात आपको बता रही हूँ। तो मैं बस उसमें एक रेफरेंस आया इसलिए मैं इस बात को यहाँ रख रही हूँ। तो उसमें उन्होंने बताया कि वो 21 दिन वो जनरल कूट वहां रहा और 21 दिन तक उसने नाक जुड़वाई और बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि इस गांव में इस कला को जानने वाले 7 लोग और हैं। तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और जब वो वापस ब्रिटेन गया तो उसने वहां के पार्लियामेंट में ये बात रखी कि हमारे यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप जाए और वहां पर आकर के और ये कला सीख करके जाए, और लोग आए और यहाँ से सीख करके गए। और बाद में राजीव दीक्षित जी ही बताते हैं जैसा कि 1885 से 87 के बीच कोई एक ऐसा आदेश निकाला अंग्रेज सरकार ने जिसमें उन्होंने उस जाति को जिसने ये काम किया था उसको नाई घोषित किया। क्या ये बात सत्य है या मतलब ये मैं जानना चाह रही हूँ। अगर उन्होंने ये मतलब ये इससे ये उन्होंने कहना चाहा राजीव जी ने कि जो जाति प्रथा और जो जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, जिन लोगों ने अंग्रेजों की बात नहीं मानी, उसको उन लोगों ने अपनी राजनीति के चलते, अपने कानूनों के चलते उन्होंने पिछड़ी जाति में शामिल कर दिया।
जबकि ये लोग बहुत योग्य लोग थे। ये बात कहाँ तक सही है? जो आज दलित और इसकी बात हो रही, तो मैं पूछना चाहती हूँ। सर, प्रश्न आपसे है, आप उत्तर देना चाहेंगे या मैं बात को आगे बढ़ाऊं? या कभी आगे भी दे सकते हैं सर, आगे की चर्चाओं में। बिल्कुल, हमको लगता है कि आगे ही चर्चा हो तो बेहतर है। जी जी जी, खास तौर पर, और जी बहुत सारे जो है YouTube पर जो है चीजें उपलब्ध हैं। हाँ, जी कुछ जी। नाम से लोगों के उपलब्ध हैं, कुछ बिना नाम के उपलब्ध हैं, ये भी बात सही है। और इंटरनेट पर देखी नहीं, गई ये हर नाम चीज से मैंने उनको बोलते हुए ही सुना है सर। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल, किसी ने उनको कोड किया है। जी नहीं, मैं आ रहा हूँ। राजीव दीक्षित जी इतिहासकार थे नहीं। हम्म राजीव दीक्षित जी बहुत बढ़िया ओरेटर थे, इसमें कोई दो हम्म राय नहीं। हाँ, और हम राजीव दीक्षित जी क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं, उस पर हम चर्चा ना करके 1857 की बात आज के लिए करें और उसके इर्द गिर्द इतिहास को देखने की कोशिश करेंगे तो कहीं बेहतर होगा। नहीं, मैंने केवल जाति संबंधी जो रेफरेंस है मैं वो जानना चाहती हूँ। मैं राजीव दीक्षित जी को के बारे में नहीं जानना चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो हमें लगता है कि उस पर कभी और चर्चा कर ली जाएगी तो शायद बेहतर हो। और किसी के सवाल हो तो बढ़िया है, अन्यथा बहुत सारा समय हो गया है। अगर किसी के सवाल नहीं है तो हम सबके बीच में स्वराज विद्यापीठ के कुलगुरु प्रोफेसर रमाचरण त्रिपाठी सर हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अंत में अपनी बात रखें। सर। सभी को नमस्कार। आज के वक्ता डॉक्टर राम प्रकाश सिंह जी को इतने सुंदर वक्तव्य के लिए और 1857 के बारे में बहुत सारी नई जानकारियां हम सबको उपलब्ध कराने के लिए। शायद जहां से राम प्रकाश जी ने शुरू किया था, मैं वहां से 1 मिनट के लिए जो है थोड़ा सा दूसरा रास्ता पकड़ना चाहता हूँ। मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, इतिहास को समझने का प्रयास भी नहीं करूंगा क्योंकि मुश्किल हो जाता है। जो भी कुछ आज हम लोगों को उपलब्ध है वो कुछ किसी ने कभी कुछ लिखा था, उसके आधार पर हम अपने विचार बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जो सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनके एक कारण नहीं होते हैं और किसी एक कारण के माध्यम से उन्हें समझा भी नहीं जा सकता है। तो 1857 की क्रांति जो है वो क्रांति कही जाए या न कही जाए, हुई या नहीं हुई, उसमें शायद जाने की इतनी आवश्यकता मुझे आज के दिन नहीं लगती है। जो महत्व की बात जो है शायद आज उठनी चाहिए वो ये है कि 1857 की क्रांति से हमने क्या सीखा, क्या कुछ बदला। तब के शासक जो हुआ करते थे और आज के जो शासक हैं उनमें कोई अंतर हमें दिखाई देता है? तब के लोग जो सत्ता में बने रहने का प्रयास करते थे और आज के लोग जिसलिए सत्ता में बना रहने का प्रयास करते हैं, उन प्रेरणाओं में कोई भी परिवर्तन क्या हमें नजर आता है? और अगर आपको ये प्रश्न अगर आप पूछेंगे तो लगेगा कि नहीं, कुछ बदला नहीं है। अगर हम कंपनी राज की बात भी करते हैं तो ये बहुत स्पष्ट है कि चाहे कंपनी का राज रहा हो, चाहे विक्टोरिया का राज रहा हो,
जो लोग भी शासक थे या जो शासक वर्ग था, उसका एक ही उद्देश्य था, और लगता है कि शासक वर्ग का एक ही उद्देश्य सदा रहता है, और वह है अपने को या अपने लोगों को लाभ पहुंचाना। कंपनी यहां पर आई थी कुछ कमाने, और उस कमाने में जो भी उसको लगता था कि किस माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं, वो किया करती थी। अगर उसे लगता था कि जमींदारों को साथ लेकर हम कमा सकते हैं, तो वो जमींदारों के लिए जो भी करना होता था, उनके समर्थन में जो करना होता था, वो करती थी। अगर वो उनके विरोध में जाते थे तो उनको हटाने का प्रयास करके अपने एक ऐसे शासक को बैठाने का प्रयास करती थी जो उनकी तरह की का काम करेगा या उनकी आवाज में आवाज मिलाएगा। वो आज भी आप देखेंगे। तो जब हम आज 1857 में बात कर रहे हैं, तो शायद जो मुख्य बात आनी चाहिए यहाँ पर, और जिसके बारे में हमें शायद उठाना चाहिए और सोचने की आवश्यकता है, वो यही है कि ऐसी प्रेरणाएं जो स्वार्थ हित के लिए हैं, शासकों की ऐसी प्रेरणाओं पर लगाम हम से लगा सकते हैं। अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो हम वही करते जाएंगे जो कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में हो रहा है। राम प्रकाश जी ने कहा कि कंपनियों का राज तब भी था और कंपनियों जैसा राज आज भी है, और ये बात बहुत असत्य नहीं है। ये बात बहुत असत्य इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार हम लोग जब भी बात करते हैं अपने देश के संदर्भ में, तब ये कहते हैं कि हमारा आर्थिक विकास कैसा हुआ। हम दूसरे विकासों की बात नहीं करते हैं, हम सामाजिक विकास की बात नहीं करते हैं, हम नैतिक विकास की बात नहीं करते हैं, हम किसी और तरह के विकास की बात नहीं करते हैं। हम ज्ञान में हम लोग विकसित हो रहे हैं, उस क्षेत्र में विकसित हो रहे हैं, उसकी बात हम नहीं करते हैं, सिर्फ जीडीपी की बात करते हैं। हम इन्फ्लेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन दूसरे जो तरह की चीजें हैं कि हम हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हमारी शिक्षा के स्तर लगातार घटते चले जा रहे हैं, इसके बारे में हम कोई बात नहीं करते। तो ये बात जो है शायद करने की आवश्यकता है। ये समझने की जरूरत है कि अगर एक ऐसा विकास हो जिसमें हम सब लोग सम्मिलित हैं, जिसमें हम सब लोगों की आवाज है, हम ही उसे दिशा देते हैं, वो विकास होगा। वो विकास जिसमें कि कुछ लोग जो हैं वो तय कर देते हैं हमारे लिए कि विकास ऐसा ही होना चाहिए, और वो और कुछ नहीं होता है। वो हमारे जो है, जो कुछ लोग हमें बता देते हैं, जो इधर उधर से कुछ पढ़कर चले आए हैं, वो हमें बता देते हैं हमारा आर्थिक विकास आखिर होता क्या है। हम कहीं ना कहीं पर जो है बाहर से, चाहे वो IMF हो या WTO हो या कोई और हो जो विदेश में कुछ पढ़कर आया है, उसको हम इकोनॉमिक एडवाइजर यहाँ पर नियुक्त कर देते हैं, और फिर वो जो हमें बताता है हम उसी के तरह से काम करते हैं। उसमें सब लोग मिलकर, नीचे जो लोग हैं, नीचे तबके के लोग जो हैं, उनके जीवन स्तर में क्या अंतर आ रहा है, तो ये हम जो है इसको लेकर जो है बहुत आग्रह हमारा नहीं है। हमारा आग्रह इतना जरूर है कि हम ये देखते हैं कि हमारे देश में इतने सारे अरबपति हो गए, और पहले जो था एक ही अरबपति था, अब एक से अधिक अरबपति हो गए, और उसको मान लेते हैं कि हमारा विकास हो रहा है। मेरा मानना यह है कि 1857 के बाद आज भी हम वैसे ही हैं जैसे कि तब थे। हमारी प्रेरणाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, बल्कि मुझे लगता है कि हमारी प्रेरणाएं जैसे 1857 में थी, उसके मुकाबले में आज
वो और अधिक तीव्र हो गई हैं, वैसी ही प्रेरणाएं हैं। और जो जहां भी है वो स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो भी जिस भी तरीके से वो उसको हासिल कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है। ये गांधी का मार्ग नहीं है, ये स्वराज नहीं है, इसमें सब लोग नहीं है। और जब तक कि हम लोग इसे समझेंगे नहीं और उन मूल्यों के आधार पर ही हम लोग चलते रहेंगे, हमारी सत्ता भी जो है वो कंपनियों के मूल्यों के आधार पर चलेगी, तो हम बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक, क्योंकि आप राम प्रकाश जी अध्यापक हैं, मैं भी अध्यापक हूँ, ये दिखाई देता है कि एक जमाने में जरूर ऐसा हुआ करता था जबकि हमारे अध्यापक गुरु हुआ करते थे, और गुरु जो थे वो अपने शिष्यों का कल्याण करना चाहते थे, उनको खिलाते थे, पिलाते थे, बड़ा करते थे, ज्ञान देते थे, परिवार का वो हिस्सा होते थे, परिवार का अंग होते थे। आज वो सब बदल गया है। आज विश्वविद्यालय जो है वो इंस्टीट्यूशंस नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशंस बन गए और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। और जब हमें शिक्षा ही ऐसी मिल रही हो जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए हो, तब कंपनियों का राज तो चलता ही रहेगा। तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ क्योंकि अब समय काफी हो चुका है। राम प्रकाश जी को बहुत धन्यवाद, और जितने भी लोग आज इसमें रहे हैं जिन्होंने 1857 को दोबारा से याद किया है, उससे जो भी कुछ सीखने का वो प्रयास करेंगे और जिससे हमारे समाज में जो उनसे आशा रखेंगे कि वो समाज हित में कार्य करेंगे। आप सबको नमस्कार, और अगले रविवार को आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल ये सवाल उठना स्वाभाविक होता है और बार बार हम लोग अपने इतिहास को याद करते हैं, जैसा आज भी हम लोगों ने किया, 1857 की क्रांति को याद किया। और जैसा कि त्रिपाठी सर अभी कह रहे थे कि आखिर इन क्रांतियों को या अपने इतिहास को बार बार याद करने की जरूरत क्या है। उस इतिहास को याद करने की जरूरत है क्योंकि उस इतिहास से हम सीखते हैं कि हम कैसे समाज का निर्माण चाहते हैं, कैसा हम अपना भविष्य चाहते हैं, कैसा हम वर्तमान चाहते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इस तरीके की संगोष्ठियां आयोजित की जाती रहती हैं प्रत्येक रविवार को भी। प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे हम सब इकट्ठे होते हैं। तो जो नए लोग भी हैं वो इस संगोष्ठी में शामिल हो सकते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो अगले रविवार को पुनः हम सब इकट्ठा होंगे। नमस्कार।